स्टॉक जो मेरे रेडार पर है वो है HDFC AMC। हालांकि नंबर्स कल आ गए थे मार्केट आवर्स में, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना कैरी फॉरवर्ड रैली शायद हो सकती है यहाँ पर। HDFC AMC का प्रॉफिट 11% बढ़ा है, एंजल ब्रोकिंग का प्रॉफिट 33% गिरा है। मार्जिन HDFC AMC का 244 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, एंजल ब्रोकिंग का 506 बेसिस पॉइंट कम हुआ है। क्या ट्रेडिंग से मोह भंग हो रहा है और लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं? इसका क्या पहला साइन मिल रहा है आपको? अब वापस एक फ्रेश डे हाई पर, इंटरडे हाई पर HDFC AMC, क्योंकि यहाँ पर लगातार न्यू इंटरडे हाइज बन रहे हैं। अभी फिर एक फ्रेश इंटरडे हाई पर खासतौर से HDFC AMC 4017 पर। ओके 4017 पर था तो सुबह स्टॉक का, और उसके बाद इंटरडे में 4114 तक गया। अभी भी खैर 4030 पर, जो सुबह इवन गावस्कर ने जो टारगेट दिए थे उन सबको मीट करके उसके बाद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन चलिए खैर अब बात करेंगे बाज़ार की, और श्रेया वीरोर में रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ, और हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा और बात करेंगे मार्केट की। एक बेसिक आपको जस्ट बताते हैं आज के मार्केट की। क्लियरली एक चीज़ जो विजिबल है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है बाज़ार में, और अब तक तो हमने खैर उस रेंज को रिस्पेक्ट करा जो आज सुबह हमने सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 1 की बात की थी। निफ्टी में आप देखिए उस रेंज को मोटा मोटी रिस्पेक्ट किया गया है। ना हम रेजिस्टेंस 1 के ऊपर गए हैं, ना हम सपोर्ट 1 के नीचे आए हैं, और बड़े बैंकों में लेकिन वापस थोड़ी सी बिकवाली शुरू हुई है। ये थोड़ा सा दिक्कत का मामला, और उसने बैंक निफ्टी को वापस काफ़ी प्रेशराइज करना शुरू करा है। और मिड कैप्स में आउट परफॉर्मेंस है, लेकिन डे के हाई से थोड़ा सा मिड कैप्स नीचे आए हैं। आखिरी का 1 घंटा मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखते हैं फिर मार्केट कुछ क्रूशियल जोन्स को बचा पा रहा है या नहीं बचा पा रहा है। वीरू श्रेया को भी जोड़ते हैं शो में। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल 1 घंटा, आखिरी 1 घंटा काफ़ी क्रूशल होगा मार्केट को। जिस तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, स्पेशली बैंक निफ्टी में देखिए आप, अभी 100 पॉइंट से नीचे कामकाज कर रहे हैं। लेकिन सर कल तेज़ी देखने को मिली बाजार में, आज भी ग्रीन टिक पर ही कामकाज करने में कामयाब है निफ्टी, लेकिन मामूली बढ़त ही देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है अभी मार्केट में क्या करना चाहिए, कैसे टेक्सचर्स लग रहे हैं आपको? बिल्कुल शायद, तो पहले मैं निफ्टी पर आता हूँ फिर बैंक निफ्टी पर आऊँगा। देखिए निफ्टी पर जहाँ तक रणनीति है वो वही है जो हमारी सुबह भी थी अप्रोच की। सपोर्ट हैं आपके 2 लेवल्स, 23,047 और 23,134। कल का लो 23,134 था, आज का लो 23,146। तो अभी के लिए आपने कल के लो को रिस्पेक्ट करा है, लोअर लेवल से बाउंस भी है। लेकिन अपसाइड पर रेजिस्टेंस की बात भी हुई थी, 23,275 से 23,350 पर वो रेजिस्टेंस है, और अगेन आज का हाई 23,293। तो 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं बेसिकली। या तो आप 23,047 के नीचे बंद हो जाएं, 23,047 के नीचे अगर बंद हुए तो बड़ा नेगेटिव होगा ये मार्केट के लिए, या फिर आप 23,350 के एक बार ऊपर बंद हो जाएं। अगर वो होगा तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग और ट्रिगर होगी। 23,350 उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। और क्लियरली एक इशू यहाँ पर यही है, नेक्स्ट लाइन प्ले करिए। तो अपसाइड पर मार्केट क्लियरली थोड़ा सा अटक रहा है 23,300 350 के आसपास आकर। बड़ी शॉर्ट कवरिंग तभी आएगी जब आप उस लेवल को क्रॉस कर पाएंगे। ओके, अगर उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी यहाँ पर। लेकिन सिंस आपने बैंक निफ्टी की बात की, और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा बैंक निफ्टी के बारे में, और अब समय आ गया है कि थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए। ये प्रोडक्ट अब प्योरली एंड प्योरली रिटेल के लिए, रिटेल ट्रेडर के लिए एक डेथ बेड बन गया है। और अब अगर कुछ हो नहीं रहा इसमें तो रिटेल को चाहिए कि इससे थोड़ा दूर रहे, स्पेशली क्योंकि जो मंथली वीकली से हम पूरा मंथली पर आए हैं, इसके बाद जिस तरीके की वॉलेटिलिटी है, जैसे कल बात हो रही थी, अब आप चार्ट्स देखिए, ऐसा दिन ब दिन में क्या बदलता है जो आप इस तरीके के मोस्ट HDFC बैंक और ICICI बैंक में देखते हैं। ये जो बैंक निफ्टी है ना, वो बेसिकली हेज फंड्स का एक अड्डा बन के रह गया है और कुछ नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरीके के कोई भी स्टॉप या कोई भी टारगेट लगाना का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं। अब जैसे HDFC बैंक का इंटरडे देखिए आप, कोई लॉजिक नहीं है जिस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। ICICI बैंक का इंटरडे देखिए, मैं मानता हूँ कि मार्केट में वॉलेटिलिटी होना पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, लेकिन जिस तरीके से ये दो बड़े स्टॉक्स कल फॉर एग्जांपल दोनों में टुवर्ड्स द एंड अच्छा हुआ है, डे हाई पर आकर बंद हुए दोनों। परसों में देखा था दोनों में कोलैप्स हो गया था, आज दोनों में इंटरडे में दोनों तरह के मूव्स आ रहे हैं। तो ये एक ना
लार्ज कैप का बिहेवियर नहीं है ये ऑलमोस्ट एक मिड कैप या माइक्रो कैप का बिहेवियर है, जिस तरीके से ऑफ लेट HDFC बैंक और ICICI बैंक बिहेव कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अब टाइम आ गया है कि रिटेल इससे दूर रहे, क्योंकि आप अपने फिंगर्स बर्न करेंगे। ट्रस्ट में इसमें ट्रेड करके कुछ मिलने वाला नहीं है, घर से ही जाने वाला है, जिस तरीके के मूव्स यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए वीरू को भी जोड़ लेते हैं शो में। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। आप यकीन मानिए स्टॉक फ्यूचर्स में भी कुछ ट्रेंडिंग नहीं है। इक्का दुक्का अगर मैं स्टॉक छोड़ दूँ ना अनुज, तो ट्रेंडिंग कुछ भी नहीं है। एक दिन मोमेंटम परसिस्ट करता है और अगले दिन ही कोलैप्स हो जाता है। B2 बजाज फाइनेंस और फिनसर्व इसके बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टेंसेस हैं अनुज। मैं हालांकि इन दोनों की वकालत नहीं करूँगा इस वक्त, लेकिन कुछ स्टॉक्स देखिए, BSE सुबह बातचीत भी हुई थी इस पर, और ये वो स्टॉक है जो पोटेंशियल रख रहा है इस वक्त अपने प्रीवियस हाई को बाइसेक्ट करने का। OI का बिहेवियर देखिए 10% इस बाजार में, जिसमें वॉलेटिलिटी 150 पॉइंट की सुबह से है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। OI रीशंस, ऑप्शन एक्टिविटी, पुट राइटर्स के कन्विक्शन एट 5500 इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर अपसाइड। पहला स्टॉक ये। उसके बाद मैं इंडियन होटल्स को कहना चाहूँगा अनुज, यहाँ पर एक जेन्युइन बाइंग नजर आ रही है। आप चाहे कैश के वॉल्यूम्स देखिए, आप डेरिवेटिव्स को देखिए, कल भी थी आज भी थी। कल और आज में ट्रेंडिंग मूव है, 14% का OI बिल्डअप। ये टेस्ट कर रहा है, मतलब 100 डेमा से पुल बैक किया, 50 डेमा को क्रॉस किया, 10 डेमा इंट्राडे हाई है। और आप जरा एक बार इसकी 800 की पुट रखिए स्क्रीन पे। जिस प्रकार की 800 की पुट में राइटिंग हो रही है, मतलब शॉर्ट कवरिंग के साथ, फ्रेश बाइंग के साथ साथ पुट राइटर्स ऊपर आ रहे हैं, वो थोड़ा कन्विक्शन देते हैं। तो अनुज, मैं ये कहूँगा कि मेरे पास भी बहुत कम स्टॉक फ्यूचर्स हैं जो कि एक ट्रेंड में परसिस्ट कर रहे हैं। उसमें सिर्फ BSE, उसमें सिर्फ इंडियन होटल्स, और आप देखिए ये पुट राइटिंग 9.5 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, यही दो हैं। तो मैं ज़्यादा स्टॉक्स पे टिप्पणी नहीं करूँगा अनुज। लेकिन निफ्टी बैंक की काफ़ी बात हुई अनुज, लेकिन एटलीस्ट क्या एक बात मान के चलें कि निफ्टी IT ने वो कल जो कोलैप्स था पोस्ट HCL टेक्नोलॉजीज, उसको आज काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर लिया। देखिए निफ्टी IT रिलेटिवली स्ट्रांग है, इसमें खैर कोई डाउट नहीं है। और आई थिंक कुछ मार्केट इन्फोसिस के नंबर से पहले थोड़ा सा मूव नॉर्मली करने की कोशिश करता है। मैं यही कहूँगा वीरू कि इन्फोसिस के नंबर्स और आ जाने दीजिए, उसके बाद ही कोई आप व्यू लीजिए, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार इन्फोसिस ऑलमोस्ट इसी लेवल पे था। आई थिंक इसी लेवल पे था इन्फोसिस जब वो नंबर्स आए थे, और वो नंबर्स स्लाइटली बिलो एस्टिमेट थे। और उसके बाद आपने इन्फोसिस का हाल देखा, देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली 3 महीने में ये वहीं तक था, वहाँ से स्टॉक गिरा था, अब वापस रिकवर होकर वहीं तक आ गया। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस में इस समय कोई भी ट्रेड लेना या इस समय बहुत ज़्यादा अग्रेसिव व्यू लेना IT पर थोड़ी सी गैम्बलिंग जैसा हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब HCL टेक के केस में क्या हुआ था, एकदम से स्टॉक 10% गिर गया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इन्फोसिस भी ऐसा पोटेंशियल रखता है, और इस बार इन्फोसिस में उतना बिल्डअप भी नहीं हुआ जितना पिछली बार हो गया था। आई थिंक पिछली बार बहुत लोगों ने अपने हाथ जलाए थे, तो इसलिए इस बार तो शायद अगर आप देखें इन्फोसिस अपने नंबर से मोर और लेस फ्लैट ही जा रहा है पिछले एक हफ्ते के हिसाब से। बाउंस बैक ज़रूर है IT में, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना आप केयरफुली रहें। अच्छा, एक दो चीज़ें और मैं कहूँगा। एक दो मिड कैप IT स्टॉक्स में ना मार्केट अब आपको साइन दे रहा है कि अगर आपने बहुत पैसा बनाया है ना, तो अब आप कुछ प्रॉफिट बुक करके साइड लाइन पर बैठ जाइए। मैं 3 स्टॉक्स के नाम लूँगा जिसमें मेरा ये मानना है कि अगर आपने बहुत पैसा बनाया है, और हमने कई बार इन स्टॉक्स की बात भी की है, तो अब टाइम आ गया थोड़ा प्रॉफिट घर लेके बैठ जाएँ। उनमें होंगे कोफोर्ज, परसिस्टेंट और ओरेकल फाइनेंशियल। ये 3 स्टॉक, OFSS, कोफोर्ज और परसिस्टेंट। मेरा ये मानना है कि अगर इन 3 स्टॉक्स में आपने बहुत पैसा बनाया है, तो आप कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट बुक करके इनमें साइड में बैठें और देख लें। एक और चीज़ भी है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप, अब जैसे आज डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो एक एक्सटर्नल, अब तक उनके यहाँ पे IRS सिस्टम है, अब एक ERS सिस्टम भी लाएंगे, वो एक्सटर्नल रेवेन्यू सिस्टम, जो कंपनियां US से कमाती हैं उनके ऊपर टैक्स लगाने का। तो ये किस तरीके से बैठेगा आगे जाकर IT और फार्मा के लिए। आज फार्मा गिरा है, उसमें एक कारण ये भी रहा है। तो मेरे ख्याल से मैं सिर्फ इस चीज़ के ऊपर एक व्यू ले रहा हूँ कि ये जो मैंने 3 नाम बोले, इसमें आप एक आध और ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, वरना ये 3-4 नाम में तो अगर आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया है तो एक बार के लिए बुक करें तो वो ठीक रहेगा। चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं, ट्रेंडिंग स्टॉक्स और आज के शो फ्लो के लिए। श्रेया।
जी सर, जिस तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है बाजार में, शुरुआत करते हैं मंदिंग के ट्रेंडिंग काउंटर्स के साथ। कौन से स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिल रही है? देखिए, बजाज फिनसर्व 2.5% से ज़्यादा टूटकर कामकाज कर रहा है। एक्सिस बैंक में भी 2.5% से ज़्यादा की गिरावट। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी इस लिस्ट में शामिल, ये भी गिरकर कामकाज कर रहा है 2.5% के करीब। और बजाज फाइनेंस भी 2.5%। इनफैक्ट फाइनेंशियल्स में ही आपको आज गिरावट देखने को मिलेगी। कल्याण ज्वेलर्स एक ऐसा काउंटर जिससे पिछले कुछ दिनों से हो ही नहीं पा रहा, 8.5% से ज़्यादा टूट गया। ये सीजी पार पे डेंट पड़ता नजर आया, 4.25% करीब। ग्लेनमार्क फार्मा भी इस लिस्ट में शामिल, 2.5% से ज़्यादा टूटा। और क्यूमेंस में भी 3% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे कमेंट्स में देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ ऐसे काउंटर्स जहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है, वो ट्रेंट उसमें शामिल 4% से ज़्यादा तेज़ होकर कामकाज कर रहा है। पावर ग्रिड में उछाल देखने को मिल रहा है। एनटीपीसी भी उछला है 3% से ज़्यादा। तो एनर्जी सेक्टर में बास्केट में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी आज। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए, ये शुरुआत से ही तेज़, 2.25% की तेज़ी वहाँ पे। वोडाफोन आइडिया भी आज के सत्र में अच्छा उछल गया, 6% से ज़्यादा की तेज़ी। बीएससी नोवामा की रिपोर्ट ब्रोकरेज बुलिश, और 5% से ज़्यादा की तेज़ी आज भी इसमें देखने को मिली। एचडीएफसी एएमसी यहाँ पे भी ब्रोकरेज बुलिश, और बिग स्टॉक में भी शामिल, 5% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली। और नाइका भी आज इसमें भी खरीदारी होते हुए दिखी है, 4% से ज़्यादा, इनफैक्ट 4.5% के करीब। अब शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे पैनल से आपको मिलवाते हैं। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रकाश गाबा सर, राकेश सातपुते, अमित सेठ, सोनी पटनायक जी, विकास सालुंखे और आशीष कयाल जी। 2:15 पर सुदर्शन बताएंगे ऑटो शेयरों पर ब्रोकरेज बुलिश क्यों है। 2:20 पर होरमाज बताएंगे कौन सी पीएसयूज में बिकेगा हिस्सा। साथ ही मैं बताऊंगी पीएससी शेयरों में कितना हुआ वैल्यूएशन करेक्शन। 2:25 पर मिताली बताएंगी पेटीएम वर्सेस मोबिक्विक किसमें कितना है दम। 2:30 पर यतिन बताएंगे रिलायंस के नतीजों का अनुमान। साथ ही आशीष बताएंगे आपको इन्फोसिस और एलटीआई माइंट्री के नतीजों का अनुमान कैसा रह सकता है। दीपाली बताएंगे आपको एक्सिस बैंक के नतीजों का अनुमान कैसा रहेगा। और कंचन से जानेंगे कैसे रह सकते हैं हैवेल्स के नतीजे। 2:45 पर मिताली बताएंगे Q3 में कैसे रह सकते हैं फार्मा कंपनियों के नतीजे, क्या है एचडीएफसी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट। और 2:50 पर विवेक बताएंगे टाटा पावर पर बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। 2:55 पर इनफैक्ट मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे एसके इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के एसोसिएट डायरेक्टर संदीप बंसल जी। 3 बजे यतिन से जानेंगे डीलिंग रूम चेक। साथ ही 3:10 पर अनुसर बताएंगे बाजार के लिए क्या होगी स्ट्रैटेजी। 3:15 पर लेंगे बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। ओके, चलिए फिर अब हमारा पैनल तैयार है और उनके पास चलते हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए आपका इस वक्त का ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक थोड़ा एग्रेसिव है, कॉल एग्रेसिव है, वो है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। सेटअप के हिसाब से लगता है कि यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए। 1848 पर ट्रेड कर रहा है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, और स्टॉक होगा मेरे ख्याल से 1835, ज्यादा नहीं है, 15 रुपए का। अपसाइड टारगेट 1870 के नजर आते हैं आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। एग्रेसिव कॉल आईसीआईसीआई जेआई आपका एक बाय कॉल इस वक्त का, और डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। यस, आज की ओआई समरी में ये भी काफ़ी ऊपर आ रहा था। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है? ओके, आगे चलते हैं, बात करते हैं राजेश सतपथी जी। राजेश जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर है आयशर मोटर पे। मुझे लगता है यहाँ पे एक स्विंग अच्छा मिल रहा है। 5076 ये करंट मार्केट प्राइस है, 5050 लेवल इसने पास किया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट होगा वीरेन वो रहेगा 5150 एंड 5180। तो इट्स अ बाय इन आयशर मोटर। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 5025 का। राजेश जी की तरफ से आयशर मोटर्स पे बाय साइड की ट्रेड। अमित सर गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में हमने 6-7 दिनों का एक पुल बैक देखा था जिसने अपने 20 डेमा पे सपोर्ट लिया, और एक यहाँ पे एक प्रीवियस सपोर्ट जोन भी है। आज के सत्र में हम एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, और स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा दोनों रिगेन कर लिया है। यहाँ पे एक पुल बैक ट्रेड बनती है, काफी अच्छा मोमेंटम है, तो ये मुथूट फाइनेंस में लॉन्ग जाए। स्टॉप लॉस रहेगा 2140 का और टारगेट्स रहेंगे 2225 रुपए के। ओके, अब चलते हैं विकास सलूंगे के पास। विकास जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड।
गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखो ओवरऑल मार्केट मुझे लगता है वॉलेटिलिटी यहाँ पे अभी भी कंटिन्यू देखने मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मुझे बाय साइड में लगता है नवीन फ्लोरोकेम में जिस हिसाब से हमने लास्ट वीक में एक अच्छा मूव देखा था, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे पूरे वीक में बनाते हुए देखने मिल रहा है। आज उसमें एक थोड़ा सा पॉजिटिव अपसाइड मोमेंटम देखने मिला है, 3670 के ऊपर अभी भी ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है 3500 के 3590 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना चाहिए। ऊपर में जो रेंज निकल के आ रही है वो 3870 के आसपास के रेंज यहाँ से निकल के आ रही है। तो 3870 के टारगेट के लिए यहाँ पे नवीन फ्लोरोकेम को यहाँ पे बाय करना है। नीचे में 3590 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रिकमेंड करूँ। ओके, चलिए अब चलते हैं नवीन फ्लोरिंग के बाद आशीष कयाल जी के पास उनका ट्रेड पिक करने के लिए। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, जो मैं ट्रेड पिक कर रहा हूँ वो है बीएससी वैसे भी चर्चा में है, हम देख ही सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड बता रहा है क्योंकि रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर, जहां पर सारे स्टॉक्स में ज्यादातर दबाव बना हुआ है। बीएससी अगर देखेंगे तो अपने 52 वीक हाई के काफी पास आ चुका है। तो ऐसे रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस में अगर थोड़ा भी बाजार संभलता है तो मेरे ख्याल से इसमें एक अच्छी थर्ड वीक की शुरुआत हो सकती है। तो बीएससी पे लॉन्ग क्रिएट किया जा सकता है। टारगेट ऊपर में 6150 का है और स्टॉप लॉस लगाना होगा 5570 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो है मिंडा कॉर्प। यहाँ पर एक जो रेंज था उसको ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स काफी अच्छे खासे पिकअप हुए इस स्टॉक के अंदर और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कल भी और आज भी बना है इस स्टॉक ने। तो कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड है। यहाँ से पैटर्न का जो टारगेट ऊपर में आता है वो करीबन 610 रुपए का आता है, जो कि प्रीवियस हाई के पास भी है। तो 610 का टारगेट रख सकते हैं मिंडा कॉर्प में। और स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो है 550 का। तो दो स्टॉक्स बीएससी और मिंडा कॉर्प बाई है आशीष जी की तरफ से, ये पिक्स आती हुई। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून। आप क्या पिक कर रहे हैं? जिस तरीके से बाजार में आज वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, कुछ अच्छा लग रहा है आपको? धन्यवाद श्रेया जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो इस करेक्शन के पश्चात तो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे विकल्प है जहां पर आप निवेश की विचारधारा रख सकते हैं। एक स्टॉक जहां पर हमने काफी गिरावट देखी है और कुछ बिकवाली की भी संस्थागत रिपोर्ट आई थी, मैं बात कर रहा हूँ जोमेटो की। इस पर हमने कई बार हमारे ही चैनल सीएनबीसी आवाज पर चर्चा भी की है, राय भी दी है। ये करेक्शन के पश्चात जोमेटो में हमें लग रहा है कि एक निवेश लायक रणनीति आपको बनानी चाहिए। फिलहाल जो लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए हैं वो बहुत ही साधारण से करीबन 280 के आसपास, लेकिन हमें उम्मीद है नतीजे अच्छे आएंगे तो इस परिवर्तन लक्ष्यांक में परिवर्तन करेंगे ऊपर की तरफ। ओके, जोमेटो, चलिए ये एक और स्टॉक है। अच्छा, अब एक बार एक स्टॉक की बात करते हैं। जरा पॉलीकैब का चार्ट लेकर आइए स्क्रीन पर और पॉलीकैब की बात करते हैं जरा। 6479 पर थोड़ा सा लंबा चार्ट इसका एक बार लेकर आइए, 3 महीने का है, 6 महीने का। और एक बार इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए 3 महीने का चार्ट है, 13%। अब इसका एक बार 1 साल का चार्ट और देख लेते हैं, क्योंकि ये 6 महीने का चार्ट है। अब 1 साल का चार्ट, पता वीरू मैं किस लिए इस चार्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ना एक अब ये व्यू बन रहा है यहाँ पर कि हमने काफ़ी एक पॉजिटिव व्यू रखा था पॉलीकैब पर और काफ़ी आई थिंक इसने अच्छे रिटर्न्स भी दिए थे। लेकिन अब ना ये कुछ साइंस दे रहा है कि अब आप अगर अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे हैं तो अब थोड़ा सा बुकिंग के बारे में सोचिए, क्योंकि इसका जो प्राइस पैटर्न है ना, अब मुझे थोड़ा सा ख़राब लग रहा है पिछले 2-3 महीने का। तो कहीं ऐसा ना हो कि वही पिछली बार वाला जैसा कहीं मामला हो जाए और वो आपको फिर वापस थोड़ा सा एक लॉस देखने को मिले। तो इसके लिए ये थोड़ा सा मैं इस पर थोड़ा सा सोचा था कि क्योंकि एक व्यूअर्स को कई बार ये भी आगाह करना ज़रूरी होता है, जहाँ पर थोड़ी सी स्टॉक्स में वीकनेस के साइंस दिख रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए कभी कभी, और स्पेशली चाहे कोई भी स्टॉक हो। तो इसके लिए एक व्यू रहेगा यहाँ पर। एक बार गौरांग सर, गुड आफ्टरनून। इस पूरी स्पेस में हेवल्स, केईआई, पॉलीकैब, आपका व्यू क्या होगा? आपको भी प्रणाम अनुज भाई और शुभ दिन आपको। पॉलीकैब पर हमने हमारे जो लक्ष्यांक थे वो आ चुके हैं और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पॉलीकैब में हमने मुनाफा वसूली की राय दी है। हैवेल्स पर हमारी राय बने रहने की रहेगी। केईआई इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी है, वहां पर भी हमें निवेश लायक रणनीति बनाने की विचारधारा रखी है। तो ये दोनों कंपनियों पर निवेश तो बने रहे, केईआई इंडस्ट्रीज और हैवेल्स, और पॉलीकैब में हम मुनाफा वसूली की राय दे रहे हैं। ओके, हैवेल्स पे आपका व्यू, पॉलीकैब पे आपका व्यू। इस बीच कुछ और स्टॉक्स लिखे आइए जो स्क्रीन पे अब थोड़ा सा क्रैक हो रहे हैं।
फार्मा में चलते हैं। ग्रेनुल्स आपकी स्क्रीन पे ब्रीच करता हुआ क्रिटिकल लेवल्स को, हनीडिमा को ब्रीच करता हुआ। ग्लेनमार्क काफ़ी दिक्कत में इस वक्त। ग्लेनमार्क डेलो की ट्रैजेक्टरी में आके ऑलमोस्ट वेट करता हुआ। जरा ग्लेनमार्क का ओआई भी रखिएगा स्क्रीन पे एक बार प्लीज़। प्रकाश सर, ग्लेनमार्क पे आपका टेक क्या है? ये भी बड़ा क्रिटिकल लेवल्स को ब्रीच कर रहा है, प्रेशर में पूरा फार्मा, और 25 नवंबर से अब तक ये पूरी ट्रैजेक्टरी 1470 की इसका बेस है। आपको लग रहा है सर फियर इसके कोलैप्स होने का? 1400 भी अंदर थ्रेट लग रहा है क्या आपको? इनफैक्ट मुझे लगता है यहाँ पर अगर प्रॉफिट मिलता तो ले लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर जब देखता हूँ तो एक 1800 देखा था, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट किया 1700 देखा, लोअर टॉप बन गया, और लोअर टॉप भी जो लोअर बॉटम था वो भी ब्रीच होगा, तो क्लासिकली या सेल सिग्नल। अब ट्रेड कर रहा है 1460 है, मुझे लगता है 1400 तो जाएगा, शायद 1300 भी चले जाए। आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि स्ट्रक्चरली वीक हो चुका है चार्ट, इसमें स्ट्रेंथ फिलहाल नजर नहीं आती। ग्लेनमार्क ठीक है, ये तो राय रही ग्लेनमार्क पे। आप अमित जी, कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट देखिए। इनफैक्ट हम पिछले कुछ दिनों से ये इस पर चर्चा भी करते आए हैं। Q3 रिजल्ट के बाद इसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, आज भी गिरकर कामकाज कर रहा है, लूजर्स में शामिल। कल्याण ज्वेलर्स पे आपकी क्या रहेगी? चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं फिलहाल? क्या ये जो गिरावट है इसमें कुछ गड़बड़ी देखने को मिल रही है, या फिर अभी ये वैल्यूएशन वाइज सही लग रहा है, बेट लगाई जा सकती है इसमें? नहीं, इट्स एन अवॉइड चार्ट श्रेया जी, काफी खराब चार्ट है। इनफैक्ट जिस हिसाब से टॉप में यहाँ पे फॉल आया है 770 780 के लेवल से, जिस हिसाब से इसमें गिरावट आई है, और हम देख रहे हैं कि पिछले 9-10 दिनों की गिरावट अभी भी थमी नहीं है और प्रेशर डे बाय डे बढ़ रहा है। तो रिटेल ट्रेडर्स को ये स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना चाहिए फिलहाल, इसमें हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल। एक्चुअली श्रेया, बहुत सही टाइम पे स्पॉट किया आपने स्टॉक को। मैं एकदम से गिरा वापस, ये सर्किट लग गया एक्चुअली। 10% का टेम्प्रेरी फ्रीज है, और इसका एक बार ना आप जरा चार्ट थोड़ा सा लंबे समय का लेकर आइए। लेट्स से 1 महीने का चार्ट कल्याण ज्वेलर्स का, 14 डे आई थिंक और ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। 1 महीने में 30% स्टॉक गिरा है, 14 डेज में करीब 26%। कंपनी की एक कॉन कॉल हुई थी जिसमें स्पेसिफिकली उनसे पूछा गया था कि कुछ किसी फंड मैनेजर को आपने कुछ गिफ्ट विफ्ट दिया था क्या, ऐसा कुछ दिया था क्या, जिस पर ऑब्वियसली कंपनी ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया था। तो ये काफ़ी बज़ है मार्केट में, लेकिन प्राइस एक्शन कुछ यहाँ पर कह रहा है। जिस तरीके से ये स्टॉक सारे क्लैरिफिकेशंस के बाद, मैनेजमेंट भी 1-2 चैनल्स पर उसके बाद आई थी थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए, उससे भी कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है। और देखिए, आई थिंक जब भी कोई स्टॉक अच्छे खबर पर गिरे ना, वो उसी दिन साइन दे देता है कि कुछ ना कुछ गलत है, और यहाँ पर लोग बुरे फंसे हैं मेरे ख्याल से कल्याण ज्वेलर्स में। गौरांग जी, जो फंस गया वो क्या करे कल्याण ज्वेलर्स में? देखिए, पहले तो इस प्रकार की अगर आपको खबर सुनने मिलती है, और मेरे ख्याल से ये पब्लिक डोमेन में भी है, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी तरह की बॉटम फिशिंग करना मेरे ख्याल से ऐसी परिस्थिति में अनिवार्य नहीं होगा। विशेष रूप में तो हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है अनुज भाई, लेकिन हाँ, इस क्षेत्र में जो एक कंपनी हमें अच्छी लगती है वो है टाइटन, और काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय टाइटन पर रही है। बिल्कुल, टाइटन पर काफ़ी लंबे समय से खरीदारी रही है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स पर ही रहते हैं एक बार। वीरो, ये कुछ मामला बड़ा बन रहा है अब, जिस तरीके से ये स्टॉक गिरे जा रहा है, और अब भी देखिए आप एक बार फिर लोअर सर्किट पर स्टॉक। अनुज, जो वो खबर इनफैक्ट मैंने भी सुनी थी, बट इज दैट नॉर्मल अनुज? आई मीन, एक स्टॉक जो कि 820-30 का था, सडनली आई मीन मैं पैमाइश कर रहा था सुबह सुबह 250-300 रुपये साफ हो गया। अब अगर आप ये इस एक्सपेक्टेशन में बैठे हो कि भाई बिजनेस अपडेट बहुत स्ट्रॉन्ग था, इट्स ए टेक्निकल रिट्रेसमेंट ओनली, फिर तो गया, है ना? नहीं देखिए, क्या है ना, जैसा गौरांग जी भी कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में था, मतलब पूरा ट्विटर अबज़ है इस चीज़ को लेकर कि ये एक मैनेजमेंट से क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा गया था कि क्या आपने, अब मुझे नहीं पता वो कौन फंड मैनेजर है या कौन सा फंड इन क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा गया था कि क्या आपने किसी फंड मैनेजर को ब्राइब किया या ऐसा कुछ हुआ है क्या। तो ये जो भी है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, अगर जिसे कहते हैं ना कि अगर धुआं उड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी है। अब वो कहाँ लगी है ये पता नहीं, है ना। स्मोक विदाउट फायर तो होगी नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि 800 रुपये से एकदम से स्टॉक इस तरीके से गिर जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है कल्याण के केस में, कल्याण का 2 साल का चार्ट लेकर आइए ज़रा एक बार। अच्छा, इसमें ना कई बार जब स्टॉक्स F&O में आते हैं ना, उसके बाद उनकी असली स्ट्रेंथ पता चलती है, क्योंकि
उसके बाद उसमें शॉर्टिंग अवेलेबल होती है। देखिए ये 2 साल का चार्ट है कल्याण ज्वेलर्स का। अब अगर आप इस 2 साल के चार्ट को देखेंगे ना और थोड़ा दूर से देखेंगे, मतलब एकदम करीब जाकर नहीं देखेंगे जिसमें वो आपको लास्ट की लाइन क्लियरली दिखाई देगी, अगर आप इसको थोड़ा दूर से देखेंगे ना, आपको लगेगा क्या शानदार स्टॉक है यार, मज़ा आ गया। 2 साल में मतलब ये स्टॉक 350% ऊपर है। लेकिन उससे पूछे जिसने 2 हफ्ते पहले लिया था। और ये जो बहुत लोग कहते हैं ना कि टाइम इन द मार्केट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, टाइमिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कई बार टाइमिंग का खेल होता है। अब आपने अगर 2 हफ्ते पहले अगर आपने एग्जिट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप फंस गए। आपके पास अगर ये स्टॉक 2 साल से है, आप फिर भी जो भी ठीक है, पेन टॉप से पेन रही होगी, लेकिन उस लेवल की पेन आपकी नहीं रही होगी। सबसे ज़्यादा पेन किसकी होगी? सबसे ज़्यादा पेन उसकी होगी जो परसीव्ड अच्छे नंबर्स देखकर, और नंबर्स वाकई में अच्छे थे, परसीव्ड अच्छे नंबर्स देखकर जो ऊपरी मोमेंटम में स्टॉक में एंट्री कर गया। इसके लिए ना एक चीज़ जो मैं कई बार लोगों को पहले बोलता रहा हूँ और आगे ही बोलूँगा, स्टॉक की पोजीशनिंग काफ़ी मैटर करती है। जब न्यूज़ आती है उस समय पोजीशनिंग क्या होती है स्टॉक की, वो काफ़ी मैटर करती है। और किसी भी ट्रेड में आप कभी भी एंटर करें, स्टॉप लॉस काफ़ी मैटर करता है, स्पेशली F&O वाले स्टॉक्स में, क्योंकि वरना फिर इस तरीके का हाल हो जाए और अगर आप स्पेशली लेवरेज पर हो तो सीन बुरा हो सकता है। देखिए किस तरीके से, और पता नहीं है 10% पे भी यहाँ पर अब ये रुकेगा या नहीं रुकेगा, क्योंकि 10% की तो टेम्प्रेरी फ्रीज होती है वीरो F&O स्टॉक्स की, उसके बाद वो फ्रीज खुलती भी है। उसके बाद किस तरीके का मूव आएगा ये कहना थोड़ा सा टफ ही है। इसमें वीरो कुछ ऑप्शन डेटा कुछ और बता रहे हैं क्या आपको? थोड़ा इसी पे रहते हैं इस समय ज़रा। हाँ, मैं इनफैक्ट अनुज ये भी पूछ रहा था, आई मीन ऑप्शन मैं तो भी निकालूंगा इस पर, बट आपको याद होगा जरा प्लीज़ एक बार टाइटन और कल्याण के क्रॉस चार्ट फायर कीजिए। इसकी स्ट्रेंथ के साथ एक दौर ये भी चला कि टाइटन उस वक्त काफ़ी वीक पड़ गया था। इनफैक्ट इसी मंच पे शायद हमने भी प्रश्न किया था कि क्या इस वक्त टाइटन को, जहाँ पे बाकी आई मीन वॉच सेगमेंट, आई वेयर सेगमेंट थोड़ा सा प्रेशर में है, क्या वरीयता, प्राथमिकता, इंपॉर्टेंस इस वक्त कल्याण को दें? तो मेरे ख्याल से अनुज इस वक्त अगर थोड़ा सा स्केप्टिकल आप कल्याण को लेकर हैं तो माइट भी वो फोर्सेस थोड़ा सा टाइटन की तरफ झुकाव करें, है ना? ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन हो सकता है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किसने ये व्यू लिया था, लेकिन जिसने भी वो व्यू लिया था उसको हैट्स ऑफ, क्योंकि ये 6 महीने पहले की बात है जब मुझे किसी ने कहा था कि अब टाइम आ गया कल्याण से निकलकर वापस टाइटन में जाने का, क्योंकि उस समय कल्याण का मार्केट कैप जो था वो करीब करीब 80,000 करोड़ हो चुका था। तो 80,000 करोड़ का उस समय कल्याण का मार्केट कैप था। टाइटन का आज की डेट में मार्केट कैप करीब करीब 3 लाख करोड़ है, और टाइटन कहीं बड़ी कंपनी है इसके मुकाबले, कल्याण के मुकाबले, और कहीं बड़े ग्रुप से आती है, कहीं बड़ी मैनेजमेंट पेडिग्री है उसकी। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है वीरू की, अगर थोड़ा सा लोगों का ध्यान वापस चेंज हो रहा होगा और कल्याण से निकलकर शायद जा रहा होगा वापस टाइटन में। एक बार कल्याण पे ही रहते हैं जरा, एक और व्यू लेते हैं इस पर। गामा सर, नॉर्मली जब इस स्टॉक्स इस तरीके से गिरते हैं तो, और जो इतने चले हुए होते हैं, उसमें फिर किस तरीके के पैटर्न्स ढूंढें? मतलब कैसे पता चलेगा कि ये स्टॉक जो है अब इसमें गिरावट खत्म हो रही है? एक बात तो क्लियर है, ये जो 10% सर्किट जो लगा है आज, ये आपने बेचा और मैंने बेचा उससे नहीं हुआ, ये कभी बड़े प्लेयर्स ने बेचा इसीलिए हुआ। जब बिग प्लेयर्स एग्जिट करते हैं तो काफी गिरावट है। ये मंथली चार्ट में जब देखता हूँ पूरा ऑल टाइम टाइम देखा, इस एक मंथ के चार्ट में अभी आधा महीना हुआ, 15 दिन हुआ है, उसमें 1 2 3 4 5 6 महीने को खा लिया एक महीने में। मुझे जैसे लगता है चार्ट स्ट्रक्चर जस्ट खाली लाया लगाता हूँ तो मुझे लगता है 400 भी पॉसिबल अपडेट करा है 537 पर, तो है तो वीक, इसमें स्ट्रेंथ क्लियरली नजर नहीं आती। अगर कोई 600 के ऊपर भी स्टॉक लगाकर चले तो पॉसिबल है कि 400 देखने को मिल सकता है। वीक स्टॉक स्ट्रक्चर, कंप्लीटली वीक एक चार्ट स्ट्रक्चर है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है एक्चुअली। देखिए अभी भी इस समय काफ़ी वीकनेस आपको स्टॉक में दिखाई देगी, करीब करीब 10% का ये आपको इसमें नॉक आता हुआ दिखाई देगा। और देखते हैं, मेरे ख्याल से 15 मिनट का एक कूल ऑफ पीरियड होता है, उसके बाद शायद आगे जाकर मामला बढ़ता है। लेकिन देखिए दिक्कत तो है यहाँ पर, और हमारी सिंपैथी है उनके साथ जो शायद इस स्टॉक में फंसे होंगे पिछले कुछ दिनों में। खैर किसी को नहीं मालूम था फ्रैंकली स्पीकिंग कि इस तरीके का कुछ मूव आ जाएगा, क्योंकि नंबर्स तो अच्छे लग रहे थे उस समय, तो लॉजिकल रहा होगा उस समय किसी को भी कहना कि नंबर्स अच्छे हैं। लेकिन उसके बाद उसी दिन शायद क्लियर हो गया था कि नहीं, वो कुछ मार्केट और सेंस कर रहा है यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और कुछ और टॉपिक्स पर बात करते हैं। कुछ ऑटो शेयरों में आज अच्छी रफ्तार दिख रही है। इस सेक्टर पर बोफा ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें ग्रोथ के 5 बड़े ट्रिगर बताए गए हैं।
सुदर्शन के पास चलते हैं और जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। सुदर्शन। बोफा सिक्योरिटीज़ का एक नया नोट आया है ऑटो सेक्टर पे, जहां पे इन्होंने की थीम के बारे में बात किया है। लेकिन उसके बात करने से पहले अगर जो देखते हैं, इनके अनुसार ऑटो सब सेगमेंट्स का CY25 में ग्रोथ रह सकता है 5 से 7% के रेंज में। पैसेंजर व्हीकल्स और ट्रक सेगमेंट में ग्रोथ में बढ़त ये देखते हैं और FY26 में इनके अनुसार ग्रोथ रह सकता है 4 से 5%। टू व्हीलर्स की बात करें तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ग्रोथ में गिरावट। FY26 में इनके अनुसार ग्रोथ रह सकता है 6 से 7%, जो कि FY25 के 11% से कम होगा। ट्रैक्टर में ये मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ देखते हैं सेकंड कंसेक्टिव ईयर। अब बात करते हैं की थीम, जहाँ पे इन्होंने 5 की सोर्सेज ऑफ ग्रोथ मेंशन किया है। उसमें पहला है एक्सपोर्ट्स। इनके अनुसार दोनों टू व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल्स में एक्सपोर्ट्स में लो टू मिड टीन CAGR देख रहे हैं और जहां से ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा वो है अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, और वो पॉजिटिव होगा TVS मोटर और बजाज ऑटो के लिए। दूसरा इनके अनुसार इलेक्ट्रिक, ये सोचते हैं कि 2025 जो होगा इलेक्ट्रिक के लिए इन्फ्लेक्शन ईयर होगा और रिसेंटली जो M&M ने लॉन्च किया है ये इनको प्रॉमिसिंग मानते हैं। तीसरा है इकोनॉमी, ये बोलते हैं कि मास सेगमेंट जो रिकवरी है पैसेंजर व्हीकल्स के लिए लॉन्ग ओवरड्यू है और वहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकता है। चौथा है अलायंसेज एंड वैल्यू अनलॉकिंग, ये बोलते हैं इंडिया एक रेयर ग्रोथ एंड स्केल ऑटो मार्केट है और आगे के दिनों में कुछ एक और टाइप ग्लोबल लेवल पे देखने को मिल सकता है। और एक जो इंपॉर्टेंट बात ये बोल रहे हैं कि रिसेंटली जो Hyundai इंडिया ने लिस्ट किया है, इसके बाद आगे के कुछ एक दिनों में और ग्लोबल प्लेयर्स इंडियन मार्केट में लिस्ट कर सकती है। लास्ट है ग्लोबल एक्सपोजर। इनके अनुसार ग्लोबल एक्सपोजर एक रिस्क हो सकता है और वो मेजर रिस्क जो होगा वो ऑटो एंसिलरीज के लिए होगा। इन्होंने कुछ एक रिस्क मेंशन किया है, वो है EU वीकनेस, चाइना EV कंपटीशन एंड टैरिफ अनसर्टेनिटी। अगर जो स्टॉक्स की बात करें तो 4 व्हीलर्स में इनका की बाय है मारुति, जहां पे मारुति को इन्होंने अपग्रेड किया है, रेटिंग है बाय, टारगेट है 14,000 पर शेयर। टू व्हीलर्स की बात करें तो यहाँ पे की बाय है बजाज ऑटो और टारगेट है 11,000 पर शेयर। और ऑटो इंश्योरेंस की बात करें तो भारत फोर्स को इन्होंने डाउनग्रेड किया है अंडर परफॉर्म एंड टारगेट है 1100 पर शेयर। पैसेंजर व्हीकल में सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ ही मारुति बाई पे के थैंक यू सुदर्शन तमाम जानकारी के लिए, और 14,000 का टारगेट भी दिया गया है। राजेश जी, चार्ट्स देखिए मारुति का, इसमें अच्छी तेज़ी आज भी हमें देखने को मिली, 2% के करीब ये तेज़ होकर कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट जो आंकड़े भी आए थे, नंबर्स भी वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, उसके बाद भी हमें तेज़ी देखने को मिली, फिर थोड़ा कूल ऑफ हुआ और आज भी तेज़ी। क्या लग रहा है चार्ट्स में क्या करना चाहिए जिनके पास है? क्योंकि जिनके पास है उन्हें मुझे लगता है होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका चार्ट देखें तो आज इसमें एक ब्रेकआउट मिला था, दैट्स अ पेनेंट फॉर्मेशन, या आप कह सकते हैं फ्लैग फॉर्मेशन ब्रेकआउट। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये, ब्रेकआउट आने के बाद तुरंत ही उसने टारगेट हिट किया और वो पुल ऑफ के मोड में चला गया। लेकिन अभी भी पैटर्न खराब नहीं है। मुझे लगता है जब तक मारुति 11,600 11,800 इस क्लस्टर के ऊपर रहेगा, तब तक पूरे चांसेस है अपनी स्ट्रेंथ को फिर से दिखाएगा। तो फॉर मी इट्स स्टिल अ बाय, और यू कैन से इट्स अ होल्ड। रादर मैं ये कहूंगा इसका स्टॉप लॉस रखे 11,500 का और बने रहे, क्योंकि पेनेंट फॉर्मेशन का जो टारगेट दिखता है, मैं पोजिशनली बात करूंगा, वो करीबन 12,500 12,600 का रहेगा। तो इट्स स्टिल अ बाय इन मारुति, सो यू कैन होल्ड योर लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, होल्ड करने की सलाह फिलहाल मारुति में मिली। अब कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं, इनफैक्ट PSU बैंक्स की बात करते हैं। देखिए, सरकार 5 सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। वहीं मार्केट को ये भी लगता है कि दूसरी सरकारी कंपनियों का विनिवेश हो सकता है। वहीं सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी की पूरी डिटेल लेकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी होरमाज जी, बताइए क्या है डिटेल्स? पिछले साल जब हमने इसी लिंक को रिविजिट किया था, तब हमने ये चर्चा की थी कि सरकारी कंपनियों में सरकार का जो अतिरिक्त हिस्सा है, जो 75% से ज़्यादा का है, वो लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास है। अब वो हिस्सा थोड़ा सा गिरकर लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास हो गया है, क्योंकि सरकारी कंपनियों के शेयरों में भी हमने थोड़ी सी गिरावट देखी है साल के दूसरे हाफ में, और इस वजह से भी थोड़ी सी गिरावट हमने इस वैल्यू में भी देखी है। अब 16 ऐसी कंपनियाँ हैं जिसमें सरकार का हिस्सा जो है वो 75% से ज़्यादा है, जिसमें 8 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें हिस्सेदारी 90% से ज़्यादा है। ये सरकारी बैंक है ज़्यादातर, और बाकी की जो 8 कंपनियां हैं उसमें भी 80 से 90% का हिस्सा सरकार का है। अब ये वैल्यू हम रिविजिट करते हैं। जब जुलाई में हमने सबसे पहले इसकी चर्चा की थी 2023 में, तब ये 1.5 लाख करोड़ था, मगर ये पीक जब सरकारी कंपनियों ने जुलाई अगस्त के आसपास जब अपने रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड हाइज बनाए थे, तब उस अतिरिक्त सरकारी हिस्से की वैल्यू
3 लाख करोड़ के ऊपर थी। अब वो हिस्सा जो है वो 1/3 घटकर 2 लाख करोड़ के आसपास रह गया है। अब वो कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें सरकार का अतिरिक्त हिस्सा जो है वो सबसे ज़्यादा है? LIC की अगर हम बात करें तो LIC में जो हिस्सा है वो जो है अब 1 लाख करोड़ के आसपास है, क्योंकि जो 21% ज़्यादा हिस्सा है 75% से ऊपर, क्योंकि 96.5% सरकार का हिस्सा है LIC में। इंडियन ओवरसीज़ बैंक IRFC में भी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें 17 से लेकर 20,000 करोड़ तक का हिस्सा सरकार का अतिरिक्त है। अब इन सारे शेयरों में कॉमन बात यह है कि ये सारे अपने ऊंचाई से लगभग 25 से 40% गिर चुके हैं, और इस गिरावट की वजह से अगर हम देखें तो उसके वैल्यू में भी एक असर देखने मिला है, क्योंकि जब रिकॉर्ड हाई पे LIC था पिछले फरवरी में, तब उस अतिरिक्त सरकारी हिस्से की वैल्यू 1.5 लाख करोड़ से ऊपर थी। अब वो LIC का शेयर अपने IPO प्राइस से नीचे चल रहा है, इस वजह से सरकार के उस हिस्से की वैल्यू में गिरावट देखने मिली है। IOB और IRFC की भी यही कहानी है, अपनी पीक पर ये 30,000 करोड़ का ये अतिरिक्त हिस्सा सरकार का था। अब ये क्यों फिर से चर्चा में आए हैं? कल ही CNBC TV 18 ने एक स्टोरी करी थी जिसमें ये कहा गया था कि सरकार ने 5 सरकारी बैंकों को, हर एक बैंक को 2-2 हज़ार करोड़ रुपए QIP के जरिए जुटाने को मंजूरी दी है। ये सूत्रों के हवाले से खबर थी, और जिस वजह से ये जो 5 छोटे सरकारी बैंक्स थे, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इन सभी में हमें ज़बरदस्त उछाल देखने मिला था। और दीपम को भी ये मैंडेट दिया गया है कि OFS के जरिए इस बैंकों में अतिरिक्त हिस्सा बिक्री को देखा जाए। अब गलियारों में चर्चा ये भी है कि मैज़गांव डॉक एक ऐसा शेयर है जहां पर एक OFS आ सकता है, वहां पर भी सरकार की अतिरिक्त हिस्सेदारी है। लगभग 84% हिस्सा सरकार का है, और जो अतिरिक्त हिस्सा है लगभग 8 से 9% का, वो 4,500 करोड़ के आसपास का मैज़गांव डॉक में है। तो फिर से जो है सरकारी बैंकों की तो हिस्सा बिक्री की खबरें चल चुकी है, अब सरकारी कंपनियों में भी ये फिर से फोकस में आ चुका है। ओके, बिल्कुल गलियारों में चर्चा है। हरमाज, आप फुल टाइम हिंदी चैनल में आ जाइए हमारे साथ। चलिए अब कुछ और बात करते हैं। सरकारी कंपनियों पर ही रहते हैं। इनमें काफ़ी कंपनियों की अच्छी खासी पिटाई हुई है और वैल्यूएशंस में भी काफ़ी करेक्शन हुई है। श्रेया ने कुछ एनालिसिस किया है। श्रेया, बताइए क्या क्या एनालिसिस? जी देखिए, PSE इंडेक्स जो है अपने ऑल टाइम हाई, यानी कि अब ऑल टाइम हाई नहीं, 52 वीक हाई से 28% तक करेक्शन दिखाई है इसने। कुछ स्टॉक्स पे भी नज़र डालते हैं, अभी आपके स्क्रीन पर आएगा। IRFC, भेल, सेल, NHPC, HL जैसे स्टॉक्स में देखिए आप, इसमें अपने 52 वीक हाई से अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है। IRFC, BHEL में देखिए, इनफैक्ट सेल में भी 40% से ज़्यादा की करेक्शन यहाँ पे देखने को मिली है। इसके अलावा NHPC और हेल में भी अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है अपने 52 वीक हाई से। लेकिन इस गिरावट के बाद अब सवाल ये कि क्या वैल्यूएशन के हिसाब से ये स्टॉक्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं कि नहीं। इस संदर्भ में PE रेशियो और PB रेशियो, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो पे एक नज़र डालते हैं। वो अभी आपके स्क्रीन पर आता हुआ देखिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात की जाए तो IRFC में देखिए 44 टाइम्स से ये 27 टाइम्स पर पहुंच गया है। भेल पे तगड़ा डेंट, यहाँ पे आधा ही हो गया, 402 टाइम्स से लेके ये 154 टाइम्स पे पहुंच गई। NHPC, हेल में भी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन सेल में थोड़ी नेग्लिजिबल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है PE रेशियो में। वहीं PB रेशियो की बात करें तो यहाँ पे भी गिरावट का सिलसिला जारी देखने को मिलेगा आपको। IRFC भेल में जहाँ PB 5 टाइम्स से 3 टाइम्स पे पहुँच चुकी है, वहीं सेल NHPC में भी गिरावट देखने को मिली है। हेल में देखिए PB रेशियो आधा हो गया, 16 टाइम्स से 8 टाइम्स पे पहुँच चुका है। ओके श्रेया, चलिए ये कुछ रिसर्च यहाँ पर। गुरांग जी, PSU स्टॉक्स, इनमें से कोई पसंद करेंगे आप? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर और BEL, अगर आप रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं अनुज भाई, तो ये दोनों पर हमारी खरीदारी की राय है। हाँ, करेक्शन आया है और हमें लग रहा है कि ये पिछले कुछ 3-4 महीने में जो निचले स्तर देखे हैं और जिस प्रकार से ऑर्डर बुक है, हमें लग रहा है कि ये 2 कंपनियों में आप, अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ONGC और गेल, इन सब पर भी खरीदारी की राय। और बैंक की भी चर्चा हो रही थी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, PNB, यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कल आने वाले नतीजों की। और कल काफ़ी सारे नंबर्स आएंगे। निफ्टी की 3 दिग्गज कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इन्फोसिस और एक्सिस बैंक के नतीजे आएंगे। इसके अलावा वायदा में शामिल हेवल्स, LTI माइंट्री, इनके नंबर्स पर भी बाज़ार की नज़र रहेगी। और हमारे साथ अब ज़रा आप विंडो देखिए, पूरी की पूरी टीम तैयार है प्रीव्यू लेकर। यतिन, आशीष, दीपाली, कंचन, सब तैयार हैं और सबसे जानेंगे एक एक करके सारे नंबर्स का प्रीव्यू। सबसे पहले बिग बॉय रिलायंस, यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि रिलायंस के नंबर्स कैसे रहेंगे।
थर्ड क्वार्टर के रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे पे खास नजर रहेगी क्योंकि ये क्वार्टर से आपको एक बड़ा टर्न अराउंड मार्जिन्स में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। शुरू करते रेवेन्यूज के साथ जो लगभग 2,30,000 करोड़ रुपए के आसपास स्टेबल रहेंगे। हालांकि एबिटा 3% सुधर के 42,150 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्टेशन रहेगी। अगर हम बात करें प्रॉफिट्स की तो लगभग 17,860 करोड़ रुपए के आसपास ये प्रॉफिट नंबर रहेगा, लेकिन मार्जिन्स देखिए लगभग 60 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होके 18.3% के आसपास एक्सपेक्टेड है। फैक्टर्स क्या रहेंगे कंसोलिडेटेड नंबर्स के लिए? सबसे पहले अगर हम बात करें तो O2C एबिटा जो है, ऑयल टू केमिकल जो कारोबार है, यहाँ एबिटा 10% सिक्वेंशियली इंप्रूव होगा। जहां तक कि GRMs का सवाल है, 8.7% के आसपास GRM एक्सपेक्टेड है, जो सिक्वेंशियली गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से 6% का इंप्रूवमेंट रहेगा। तो यहाँ अच्छी प्रदर्शन की उम्मीद है। अगर हम जियो के एबिटा की बात करें तो 7% का यहाँ एक्सपेक्टेशन इंप्रूव होने का है, क्योंकि आरपू है जो बढ़ के 205 रुपए के आसपास होगा। और रिलायंस रिटेल में फेस्टिव सीजन सेल्स के चलते लगभग 10% का जंप दिखेगा, क्योंकि जियो एक बड़ा टेलीकॉम बिजनेस है जहां आपको एक इंप्रूवमेंट दिखेगा। अगर हम जियो की बात करें स्पेसिफिकली तो यहां लगभग एबिटा में 10% का आप जंप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और एबिटा लगभग 16,500 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ आपको नजर पड़ेगा। आय में भी लगभग 5% की वृद्धि, और अगर हम मुनाफे की बात करें तो 11% का इंप्रूवमेंट, और मार्जिन्स में भी आपको एक सुधार आता हुआ दिखेगा 54% के आसपास। आरपू एक काफी अहम नंबर है जियो के लिए, और यहां आरपू बढ़ के लगभग 205 होगा, जो पिछले क्वार्टर लगभग 195 रुपीस के आसपास आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। तो इस टेलीकॉम सेगमेंट पे नजर तो रहेगी, लेकिन ब्रोकरेजेस का क्या एक्सपेक्टेशन है ये भी जान लेते हैं। दिग्गज ब्रोकरेज जैसे मॉर्गन स्टैनली, इनका मानना है कि आपको सिक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स काफी बेहतरीन होते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट जो न्यू एनर्जी वर्टिकल है और रिलायंस रिटेल का जो प्रदर्शन है, यहाँ अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होगा। और टेलीकॉम एबिटा की बात करें तो 18% की ग्रोथ वो पेंसिल कर रहे हैं, और 6% रिटेल एबिटा आपको बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा। तो मॉर्गन स्टैनली रिजल्ट्स को लेके पॉजिटिव है। और जहां तक कि गोल्डमैन सैक्स का सवाल है, इनको लगता है कि जो कोर बिजनेस है यहां प्रदर्शन काफी इंप्रूव होगा, 5% से कोर एबिटा इंप्रूव होगा। और जो नए बिजनेस वर्टिकल्स हैं यहां शानदार परफॉर्मेंस है, खास करके जो नए एनर्जी बिजनेस और गीगा फैक्ट्री के ओपनिंग का सवाल है। यहां अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव रही तो शेयर FY26 में अच्छी तरीके से आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर पड़ेगा। तो दोनों ही ब्रोकरेज रिपोर्ट बुलिश आती हुई रिलायंस की तरफ, रिलायंस में और रिलायंस रिटेल में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। शुक्रिया यतीन तमाम जानकारी के लिए। अब आते हैं इन्फोसिस के ऊपर। इन्फोसिस के नतीजे कैसे रह सकते हैं? IT पूरे स्टॉक्स पर पैनी नजर रखते हैं आशीष जी बताइए। अपनी बात हुई थी श्रेया कि IT के लिए सीजनली वीक क्वार्टर होता है, तो इन्फोसिस के केस में भी ये क्वार्टर थोड़ा सा ठंडा रहेगा। नंबर्स कल 3:45 पे आने, बाजार बंद होते ही नंबर्स आएंगे, और 4:30 बजे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है। जहां तक कांस्टेंट करेंसी में आय की उछाल की बात है, तिमाही दर तिमाही आधे से 3/4% का जंप होगा। कंपेयर करिए इसको TCS के साथ जिसके नंबर्स आ गए फ्लैट था, कंपेयर करिए इसको HCL टेक के साथ जिसमें 0.25% का जंप था। उसके लिए सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था, तो ठीक है, आधे से 3/4% उछाल। मार्जिन्स करीब 10 से 20 बेसिस पॉइंट्स का माइनर सा गेन दिखा रहे होंगे। रिजल्ट्स में जो हाल में इंटेक का एक्विजिशन करा था उसका कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा, और लार्ज डील की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, बाजार उस पर पैनी नजर रख रहा है आजकल, $2.5 से $3 बिलियन का रन रेट है। उसी के बीच इस बार भी TCVs एक्सपेक्टेड है। पर इन्फोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इन्फोसिस के IT के क्यूज के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट इसकी गाइडेंस है। स्ट्रीट ये देखना चाहती है कि क्या ये गाइडेंस रेज करते हैं या प्रीवियस दी हुई गाइडेंस को सिर्फ नैरो डाउन करते हैं। हालांकि ज्यादातर ब्रोकरेजेस कह रही हैं ये गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज करेंगे। गाइडेंस आपकी स्क्रीन पे। कांस्टेंट करेंसी में आए पहले दे रखा था 4.25 से 4.5% बढ़ेगी इस साल, 4 से 5%, 4.5 से 4.25% और 4 से 4.5 से 5%। लार्जली ब्रोकरेजेस इसके बीच में सब मान रहे हैं इन्फोसिस अपवर्ड रिवाइज करेगा इस बार अपनी गाइडेंस। हाँ, मार्जिन की गाइडेंस में कोई छेड़छाड़ एक्सपेक्टेड नहीं है। नजर कहां रहेगी भाई, साल खत्म हुआ है, नया साल शुरू हुआ है, तो कैलेंडर ईयर या कह लीजिए फाइनेंशियल ईयर किस तरह का आउटलुक नजर आता है, डिस्क्रिशनरी एनवायरनमेंट में किस तरह का इंप्रूवमेंट हो रहा है, BFSI, रिटेल, हाईटेक, इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स के लिए कमेंट्री कैसी है, और एक और चीज इंपॉर्टेंट है इनके 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए और हम सब के लिए भी, क्या रीजंस थे वेज हाइक्स में डिले करने के, उस वेज हाइक साइकिल को अब तक इंप्लीमेंट नहीं करने के। ये मैनेजमेंट कमेंट्री में देखना होगा।
बिल्कुल पता करना पड़ेगा 70 घंटे काम किया कि नहीं किया इन्फोसिस के एम्प्लॉयज़ ने, और इस क्वार्टर में शायद कुछ पता चले। चलिए एक काम करते हैं, एक बार एक्सिस बैंक का प्रीव्यू करते हैं और उसके बाद क्योंकि ये तीनों इंडेक्स के स्टॉक्स हैं, इन पर एक व्यू लेंगे, उसके बाद बाकी के नंबर्स का प्रीव्यू करेंगे। दीपाली के पास चलते हैं, दिल्ली में। दीपाली बताइए, एक्सिस बैंक से क्या एक्सपेक्ट करें? एक्सिस बैंक के नंबर सीक्वेंशियल बेसिस पे तो फ्लैट दिखाई देंगे और अगर वाई बेसिस पे देखेंगे तो नंबर्स वीक रहेंगे। नंबर्स की डिटेल से बताऊं उससे पहले एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि जितने भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं एक्सिस बैंक के अर्निंग्स को लेकर, सबके एस्टिमेट्स काफ़ी क्लोज हैं। तो इस स्थिति में अगर कोई भी डाइवर्जेंस अर्निंग्स में एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ऊपर नीचे की तरफ दिखा तो उसी तरीके का रिएक्शन स्टॉक में स्ट्रांगली आ सकता है। अब नंबर्स देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम 9% ग्रो हो सकती है वाई बेसिस पे, 13,660 करोड़ का ये आंकड़ा रह सकता है। वहीं नेट प्रॉफिट्स में 5.2% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 6,390 करोड़ का ये आंकड़ा आने की पॉसिबिलिटी है। अगर डिपॉजिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ देखेंगे तो सीक्वेंशियल बेसिस पे तो कोई बदलाव एक्सपेक्टेड नहीं है, बिल्कुल फ्लैट ही आंकड़ा रहेगा। वाई बेसिस पे कमजोरी रहेगी। डिपॉजिट ग्रोथ वाई बेसिस पे 13.7% रह सकती है वर्सेस 18.5%। लोन ग्रोथ 11.4% रह सकती है जो कि पिछले क्वार्टर में भी थी। हालांकि वाई बेसिस पे देखेंगे तो जस्ट ये हाफ हो रही है 22.3% से घटकर। इंपॉर्टेंट रहेंगे ग्रॉस एनपीए और साथ ही साथ नेट एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए सीक्वेंशियल बेसिस पे मार्जिनली इंक्रीज हो सकते हैं, 1.5% रह सकते हैं वर्सेस 1.4%। नेट एनपीए में भी मार्जिनल इंक्रीज एक्सपेक्टेड है, 0.4% की आंकड़ा आ सकता है वर्सेस 0.3% सीक्वेंशियल बेसिस पे। दरअसल जो इनका अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो है और साथ ही जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वहां पर स्ट्रेस होने की वजह से ग्रॉस एनपीए पर थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है। प्रोविजनिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। अनुमान ये है कि सालाना आधार पर प्रोविजनिंग काफ़ी बढ़कर आ सकती है, 1030 करोड़ से बढ़कर 1760 करोड़। हालांकि इंपॉर्टेंट ये है कि अगर सीक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में 2200 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग बैंक ने की थी, तो वहां से ये आंकड़ा थोड़ा सा स्लाइटली बेटर साइड पर आ सकता है। लेकिन क्रेडिट ग्रोथ मॉडेस्ट रह सकती है जिसकी वजह से जो एनआईआई गेन्स हैं वो कैप रहेंगे। निम्स की बात करें तो 3.8 से 4% के रेंज में निम्स आ सकते हैं जो कि स्टेडी रहेंगे। पिछले क्वार्टर में भी सिमिलर नंबर्स रहे थे। अब इन अर्निंग्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट का आउटलुक। मैनेजमेंट का आउटलुक स्लिपेजेस पर क्या आता है, अनसिक्योर्ड लोन सेगमेंट को लेकर स्पेशली कमेंट्री क्या आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन को लेकर बैंक का क्या प्लान है वो इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि कल अर्निंग्स 4 साढ़े 4 के बीच में एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन जो अर्निंग इन्वेस्टर कॉल होगी वो 6:20 पर होगी, जहां पर मैनेजमेंट की तरफ से एग्जैक्टली आगे का आउटलुक मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कल एक्सिस के भी नंबर्स आएंगे। चलिए काम करते हैं, 2 स्टॉक्स पर व्यू लेते हैं, रिलायंस को छोड़ देते हैं, लेकिन एक्सिस और इन्फोसिस पर व्यू लेते हैं। राजेश जी एक्सिस पर आप व्यू दीजिए, अमित जी इन्फोसिस पर मैं आपसे व्यू लूँगा, लेकिन पहले एक्सिस पर व्यू हो जाए। राजेश जी। अनुज देखिए, अगर आप एक्सिस का डेली चार्ट देखें तो एक ब्रेकडाउन है और ये ब्रेकडाउन का लेवल है करीबन 1035 का, और एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास यहाँ पे हडल हो रहा है, हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये भी मान के चले कि काउंटर चार्टिकली ओवरसोल्ड है तो इसको इस लेवल को ब्रेक करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कल के लिए हम वॉच करेंगे 1040 का लेवल। अगर 1040 का लेवल अनुज जी कल अगर ये सरपास करता है तो देयर विल बी अ बेयर ट्रैप एंड इन दैट केस यू विल सी अ गुड रैली। प्रोबेबली इसका टारगेट इन दैट केस 1100 का होगा, लेकिन क्योंकि ट्रेंड वीक है आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा 1020 का। अच्छा, मीनवाइल मार्केट में एकदम से जंप आया बहुत ज़बरदस्त, उसको लीड किया एक्चुअली एचडीएफसी बैंक ने एक बार फिर से इंटरडे में, और रिलायंस ने भी कुछ हद तक, और जो मार्केट को देखिए आप, एचडीएफसी बैंक ग्रीन में आया, रिलायंस में भी अच्छा मूव आया। अमित जी इन्फोसिस का चार्ट चेक। ओवरऑल अगर इन्फोसिस का चार्ट देखें तो स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। स्टॉक बड़े अच्छे से अपने 10 और 20 डेमा के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। कल के लिए हमारे अहम लेवल रहेंगे, अगर रिजल्ट्स में कोई सरप्राइजेस नहीं रहते हैं तो 1930 जब तक इंटैक्ट है, स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव। एंट्री हमें कहाँ करनी है, कल की बेरिश कैंडल का हाई लगभग जो 1971 है, रिजल्ट्स के बाद अगर उसके ऊपर सस्टेन करे तो एक बाय कॉल डेफिनेटली बनता है फॉर टारगेट्स ऑफ 2025 एंड 2050। इन दैट केस हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1950 का। ओके, इन्फोसिस पे ये टेक था टेक्निकल। अब चलते हैं आशीष के पास एक बार फिर से। हुजूर बताएंगे कि एलटीआई माइंट्री के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, बताइए हुजूर। मेरे को कह रहे हैं क्या? हाँ, इतने ये हाँ, चीज़ें पेश करिए, बताइए। हाँ, वही आदत नहीं है ना। एलटीआई माइंट्री की जहाँ तक बात है, नोटिस करिएगा आप, एक रैंक अंडर परफॉर्मर है। पहले मैं 1 साल के रिटर्न्स रखता हूँ इंडेक्स के कंपैरिजन्स में। पिछले 1 साल में आईटी इंडेक्स 16.5% चढ़ा, एलटीआई माइंट्री 7-8% गिरा हुआ आपको नजर आएगा। जब नतीजे आएंगे तो एक चीज अच्छी होगी, कांस्टेंट करेंसी में आए तिमाही दर तिमाही 1.5% बढ़ रही होगी।
तो सिर्फ HCL टेक के अलावा दूसरी कंपनी LTI माइंट्री होगी जो 1% से ज्यादा की ग्रोथ डिलीवर कर पाएगी, पर उसके नीचे की सारी कहानी गड़बड़ है। इसमें अच्छा रन रेट आया था पिछले कुछ क्वार्टर से हाईटेक की कंट्रीब्यूशन, हाईटेक का बहुत एग्रेसिव कंट्रीब्यूशन था। इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा ठंडा पड़ेगा अच्छी स्ट्रांग ग्रोथ के बाद। हाँ, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सस्टेन करेगा ग्रोथ अपनी। मार्जिन्स 15.5% वाले 13.5% पे आएंगे, 200 बेसिस पॉइंट मार्जिन्स गिरेंगे और कई सारे रीजंस हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि कर्मचारियों का वेतन बढ़ा रहे होंगे और उसका एडजस्टमेंट हो रहा होगा, वेज हाइक्स के चलते मार्जिन्स में दबाव। दूसरा, इस कंपनी के साथ एक और दिक्कत हो गई है, वो जो कॉस्ट टेकआउट प्रोजेक्ट्स होते हैं आईटी में, उसका कंट्रीब्यूशन इनके लिए बढ़ रहा है, और मान के चल रही स्ट्रीट कुछ प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स भी ले रहे होंगे, इसीलिए मार्जिन्स गिरेंगे। और अगर ये सही हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 13.5%, तो इस कंपनी के इतिहास के सबसे कमजोर मार्जिन्स होंगे आपकी स्क्रीन पे। मुनाफा 10%, 11% तिमाही दर तिमाही गिरेगा। नजर एक ही चीज पे है, मार्जिन्स के आउटलुक पे, रोडमैप को लेकर क्लैरिटी, कैसे वो जो प्री मर्जर मार्जिन्स थे उस पर LTI माइंट्री जाएगा, जा पाएगा नहीं जा पाएगा, कब तक जाएगा, ये बस इंपॉर्टेंट है। बाकी स्ट्रीट कुछ नहीं सुनना चाहता। LTI माइंट्री का प्रदर्शन खराब होगा। तो मार्जिन्स और प्रॉफिट में दोनों में दबाव देखने को मिलेगा। अब चलते हैं कंचन के पास। कंचन बता रही हैं हेवल्स के नतीजे कैसे रह सकते हैं, बताइए कंचन। श्रेयस, हेवल्स के नतीजे हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले नंबर्स की तरफ नजर डालते हैं, जहां पे रेवेन्यू में हमें 14% का एक अपसाइड एक्सपेक्टेड है। ऑपरेशनल नंबर की बात करी जाए तो एबिटा में भी 10% का उछाल देखा जा सकता है। पैट में करीब करीब 16% का उछाल संभव है, लेकिन जो मार्जिन है वहां पे हल्का सा हमें डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 1 से 1.5% मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। केबल वायर की बात कर ले, अगर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात कर ले या फिर स्विच गियर की बात कर ले, तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो 15%, 9% और 5% रिस्पेक्टिवली देखने को मिल सकती है साल दर साल। इसके साथ ही साथ जो लॉयड का रेवेन्यू है वो भी 13% बढ़ता हुआ दिखाई देगा हमें YoY बेसिस में। एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, जो इनका रूम AC सेगमेंट है वहां की जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, और हेवल्स की तरफ से ऑल थैंक्स टू डिलेड विंटर सीजन, जिसका सीधा सीधा फायदा रूम AC सेगमेंट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लाइट इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं वहां पे जो परफॉर्मेंस है वो हमें थोड़ी सी वीकर साइड में देखने को मिल सकती है, यानी कि एक मॉडरेट ग्रोथ की एंटिसिपेशन लगाई जा रही है। अब आपको फोकस कहां पे करना होगा उस पे सबसे पहले ध्यान देते हैं। डिमांड ट्रेंड हमें किस तरीके का देखने को मिल सकता है, मार्जिन प्रिजर्वेटिव स्ट्रैटेजीज कंपनी की तरफ से किस तरीके की निकल के आती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स को देखते हुए कंपनी की तरफ से किस तरीके की गाइडेंस आती है। लेकिन ओवरऑल समझा जाए तो नंबर पॉजिटिव साइड में है। ओके, पॉजिटिव साइड पर हेवल्स के नंबर्स शायद रह सकते हैं। एक बार इस पर एक क्विक टेक लेते हैं। पूरी टीम को आज शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे नंबर्स पर प्रीव्यू देने के लिए। हेवल्स पर सोनी जी आप व्यू दीजिए एक जरा, चार्ट कैसा प्लेस्ड है, काफ़ी ओवरसोल्ड लग रहा है स्टॉक, कोई रैली की उम्मीद है क्या यहाँ से? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि 1500 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, कल और आज उसी के लो के तरफ बनाया है। अगर वो ब्रेक नहीं करता है फर्दर तो शायद पॉसिबल है कि टुवर्ड्स 1530 1560 के रेंज को रीटेस्ट कर सकता है। बट अगर 1500 सपोर्ट को ब्रेक करता है देन मुझे लगता है पोजिशनली टुवर्ड्स 1440 1420 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। डेटा थोड़ा सा नेगेटिव ऐड हो रहा है, बट एक वन सिल्वर लाइनिंग होप ही है कि 1500 के पुट पे बहुत ज्यादा अनवाइंडिंग नहीं हो रही है ओपन इंटरेस्ट की, तो शायद ये पकड़ सकता है सपोर्ट, बट ब्रेक करता है तो मेजर ब्रेकडाउन रहेगा टुवर्ड्स 1420। बिल्कुल। ओके सोनी जी, और गुड आफ्टरनून आपको भी। चलिए, रियलाइज नहीं हुआ कि अभी आप शो में जुड़ रही थी। अच्छा, एक बार कल्याण लेकर आइए, थोड़ी सी रिकवरी आई हो 10% के सर्किट के बाद, थोड़ी सी रिकवरी है यहाँ पर। वो जो सर्किट खुला तो एक जो रिस्क था कि और नीचे जाएगा उसके बजाय थोड़ी सी रिकवरी है, लेकिन फिर भी है तो स्टॉक काफ़ी वीक। चार का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे सोनी जी से, उसके बाद राजेश जी के पास चलेंगे FNO सुपरस्टार के लिए, आशीष कयाल के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए कोरांग से रहेंगे हमारे साथ। चलिए फिर सोनी जी बताइए आपकी ट्रेड। अनुज, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ APL अपोलो ट्यूब्स की 1540 कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे थोड़ी सी डिक्लाइन स्टिल 35 वहां तक बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 25 का, यहाँ पे टारगेट है 60, उसके ऊपर दूसरा टारगेट रहेगा 72। काफी एग्रेसिव फ्रेश लॉन्ग्स आज सुबह से ऐड कर रहा है स्टॉक, यहाँ पे करीबन 4% के फ्रेश लॉन्ग्स ऐड हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि 200 EMA को ब्रेक करने की अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे स्टॉक पॉजिटिव लग रहा है, सपोर्ट काफी स्ट्रांग है।
पोजिशनली मुझे 1600 प्लस लेवल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सो इसलिए यहाँ पे 1540 कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया APL अपोलो ट्यूब्स की 1540 की कॉल ऑप्शन बाय करनी है आपको, और स्ट्रॉन्ग OI बिल्डअप यहाँ पर। चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। आज का फिर सुपरस्टार पिक करने के लिए राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं? वीरेन जी देखिए, कॉन्ट्रा बाय पिछले 2-3 दिनों से हम इसको वॉच कर रहे हैं, दैट इज आरती इंडस्ट्रीज। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक परफेक्ट कॉन्ट्रा बाय का सेटअप है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे 10 और 20 का एक डाइवर्जेंस आता है। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसका जो टारगेट दिखता है वो कम से कम 450 से लेके 455 का मिनिमम स्विंग का टारगेट होगा। सो आरती इंडस्ट्रीज एट अ लेवल ऑफ 429 इट्स अ बाय, दिस स्टॉक शुड बी एट 422। ठीक है, FNO सुपरस्टार के लिए आरती इंडस्ट्रीज इज अ बाय। चार्ट का चमत्कार के लिए आशीष जी आप क्या पिक करते हैं? देखिए ओवरऑल जो स्टॉक है यहाँ पर एक IRFC है जहां पर एक रिवर्सल बैट ली जा सकती है। यहाँ पर एक प्रीवियस लो ब्रेक किया, फॉल्स किया, रिवर्स हुआ तो यहाँ शॉर्ट कवरिंग के साथ फ्रेश बाइंग इमर्ज हो सकती है। तो मेरे ख्याल से IRFC पे नजर बनाए रखनी होगी। यहाँ से मोमेंटम बन सकता है, एक रिवर्सल ट्रेड है, थोड़ा रिस्की बैट है, तो स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको यहाँ पर करीबन 130 लेवल्स का, लेकिन टारगेट है अराउंड 152 के, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अपीलिंग है। तो IRFC पे बाय की राय होगी। ओके, IRFC पे 136-71 में बाय की राय है आपकी। चलते हैं अब गौरांग जी के पास। आज का मिड कैप फंडा पिक करते हैं। गौरांग क्या पिक कर रहे हैं? तो वीरेंद्र, जो शेयर का हमने चयन किया मिड कैप फंडा में वो है एक ऑटो एंसिलरी बेयरिंग्स बनाने वाली कंपनी टिमकेन इंडिया लिमिटेड। 2840 के आसपास स्तर था पिछली बार जब नजर पड़ी थी। बुनियादी दर के आधार पर 3400 के पार के लक्ष्यांक है, अगर आपके पास समय सीमा की पाबंदी नहीं है तो। ओके, टिमकेन इंडिया आपके बाय ट्रेड में है। हमने यहाँ 4 प्रकार के ट्रेड्स पिक किए, आपकी स्क्रीन पे क्लिक करके साया रखता हूँ। सोनी पटनायक जी ने सस्ता ऑप्शन APL अपोलो की 1540 की कॉल ऑप्शन रिकमेंड की फॉर ए पॉसिबल टारगेट 6072। 25 का स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे। राजेश सतपुते जी ने आज पिक किया फिर सुपरस्टार। ये था आरती इंडस्ट्रीज करीब 450-455 के लक्ष्य के लिए, होल्डिंग सब्सटेंशियल शॉर्ट्स। और आशीष खयाल जी ने चार्ट का चमत्कार पिक किया IRFC करीब 152 के लक्ष्य के लिए। और गौरांग जी का मिड कैप फंडा था, आज उन्होंने पिक किया टिमकेन इंडिया करीब 3400 रुपए के लक्ष्य के लिए। एक बार इंडेक्स को देखते हैं, फिर आते हैं कुछ स्टॉक फ्यूचर्स पे, और जहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखें मोमेंटम इस वक्त बिल्डअप है। जरा एक बार मतलब शॉर्ट साइड पे, माफ़ कीजिएगा, बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों ही स्टॉक्स रखिएगा। सोनी जी आप ही से राय चाहूँगा, मतलब एक दिन क्या बड़ा मूव, देन आई थिंक हमें मिला एक फ्लैग, पोजिशनिंग बिल्कुल सही थी। कल मेरे ख्याल से 7100-7200 की पुट भी बिकी हुई थी, आज सडन कोलैप्स। इन दोनों स्टॉक्स पे आपका राय क्या राय है सोनी जी, और कैसे रीड कर रही हैं आज के इस फॉल को आप? काफी वॉलेटाइल है। कल बहुत स्ट्रॉन्ग एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा था और पोजीशंस ऐड हो रही थी, तो अपने पोजीशन एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी सस्टेन कर रहा था। आज जिस तरीके से उसने एक करेक्टिव मोड दिखाया है, क्लोजिंग मुझे लगता है इंपॉर्टेंट रहेगा। वॉलेटाइल हो रहा है, मार्केट्स भी वॉलेटाइल है, बट क्लोजिंग के तौर से अगर 1700 के करीब क्लोज कर पाता है बजाज फिनसर्व तो शायद वहां से थोड़ा सा उम्मीद रहेगा। सिमिलरली बजाज फाइनेंस के लिए मुझे 7200 की क्लोजिंग यहाँ पे नजर आ रही है। अगर वो होल्ड करता है तो शायद पॉसिबल मूव है कि वो अपना अप ट्रेंड दोबारा रिज्यूम करके कंटिन्यू करे टुवर्ड 7500 प्लस लेवल्स पोजिशनली। बट ब्रेक करता है और यहाँ पे वो क्लोज नहीं आ पाती दोनों स्टॉक्स में, देन अगेन वॉलेटाइल रहेगा काफी। और ऐसे 1-on-1 डेज पे हमें वो 2 to 4% की अप एंड डाउन मूवमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। बट एक रेंज चल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रॉड रेंज दोनों स्टॉक्स में बन रहा है। जस्ट अबाउट ऑफ टाइम कब वो एक ब्रेक दे, रेंज ब्रेकआउट दे, तभी उसके बाद यहाँ पे एक कंफर्म्ड डिसाइसिव ट्रेंड नजर आ सकता है। रणनीति फिलहाल बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस पर सोनी जी की तरफ से आते हुए अब Q3 के नतीजों पर फिर से फोकस करते हैं, और फार्मा कंपनी के नतीजे कैसे रह सकते हैं इस पर HDFC सिक्योरिटीज़ ने बड़ी रिपोर्ट निकाली है, और ये रिपोर्ट बताने के लिए मेरे साथ जुड़ी हुई है मिताली। बताइए।
तो HDFC का कहना है कि ओवरऑल फार्मा सेगमेंट में 10% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। भारतीय कारोबार से 13% का कंट्रीब्यूशन रहेगा, वही यूएस बिजनेस से 5% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एबिटा मार्जिन जो है वो 50 बेसिस पॉइंट्स तक और ग्रॉस मार्जिन में 167 बेसिस पॉइंट्स तक एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लोअर इनपुट कॉस्ट और इम्प्रूव्ड सेल्स मिक्स के कारण मार्जिन्स को सपोर्ट मिलेगा। साथ ही M&A में स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन के कारण इंडियन बिजनेस में सुधार देखने को मिल सकता है। यूएस में जो जेनरिक दवा का बिजनेस है वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस भी मुमकिन जताया है उन्होंने। और R&D एक्सपेंसेस 134% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसके चलते ओवरऑल मार्जिन्स पे हमें एक इम्प्रूवमेंट जो है वो लिमिटेड देखने को मिलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो ल्यूपिन के लिए HDFC का कहना है कि यूएस बिजनेस में अच्छा इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। कुछ प्रोडक्ट्स जैसे जी स्पिरिवा, जी प्रेड, फोर्टे, इन प्रोडक्ट्स को के कारण सहारा अच्छा देखने को मिल सकता है। अब बात करें अगर सन फार्मा की, तो यहाँ पे जस्ट अ मोमेंट, भारतीय जो ग्रोथ है 15% रहेगी कारोबार में। और सन फार्मा की अगर बात करें तो स्पेशलिटी सेल्स ग्रोथ में 11% की ग्रोथ संभव है। वही भारतीय कारोबार से यहाँ पे 12% की एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पर जो R&D खर्च है वहाँ पे उसके जो वहाँ पे बढ़ोतरी है उसके कारण मार्जिन पे एक असर देखने को मिल सकता है। अब बात करें अगर डॉक्टर रेड्डीज़ की, तो वहाँ पे जी रेविलिमिड दवा की कम बिक्री के कारण यूएस कारोबार पर एक अच्छा दबाव देखने को मिल सकता है। वही रेवेन्यू में 3%, एबिटा मार्जिन में 5% की ग्रोथ संभव है। जाइडस लाइफ साइंसेज की बात करें तो इंडियन बिजनेस में यहाँ ग्रोथ 9% तक संभव है और यूएस में ढीली बिक्री के कारण असर कारोबार पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे रेवेन्यू में उन्होंने 2% की गिरावट और एबिटा मार्जिन में 8% तक की गिरावट जताई है। एलकेम में भारतीय कारोबार की 9% ग्रोथ और यूएस में 10% की ग्रोथ जताई है। हायर कॉस्ट के चलते एबिटा मार्जिन में गिरावट देखने को मिल सकती है। एरिस लाइफ साइंसेज में उन्होंने 48% की रेवेन्यू की ग्रोथ दिखाई है। साथ ही लोअर मार्जिन बिजनेस के कारण इंटीग्रेट करने से मार्जिन पर दबाव देखने को मिल सकता है। ओके, बिल्कुल। चलिए मिताली, तो ये कुछ स्टॉक्स जिन पर HDFC सिक्योरिटीज़ का एक व्यू है। एक और स्टॉक की बात करते हैं, उसके बाद कुछ मार्केट की बात करेंगे। टाटा पावर में आज बहुत अच्छी तेज़ी दिखी है। कंपनी यूपी में 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए बोली लगा सकती है। पूरी खबर के लिए चलते हैं विवेक अय्यर के पास। विवेक, बताइए। एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पावर सेक्टर में जनवरी 12 को यूपी स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट ने 2 आउट ऑफ 5 डिस्कॉम, 5 में से 2 डिस्कॉम का प्राइवेटाइजेशन का टेंडर निकाला है। ये सब पब्लिक इंफॉर्मेशन में टेंडर आ चुका है। हमें समझ में आ रहा है कि ये जो 2 टेंडर है इसमें टाटा पावर बिडिंग के लिए इंटरेस्टेड है। और टाटा पावर, याद रखिए, ऑलरेडी उनके पास कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे वो डिस्कॉम्स रन करते हैं। याद रखिए, टाटा पावर डिस्कॉम्स चलाते हैं दिल्ली में, मुंबई में, अजमेर में, उड़ीसा में। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा में जो रिसेंटली जीता था डिस्कॉम, वहाँ पे AT&C लॉसेस, एग्रीगेट टेक्निकल लॉसेस काफ़ी कम हुआ है, जिसका मतलब है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी डिस्कॉम का काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो टाटा पावर डेफिनेटली एंड ऑल्सो अदर प्राइवेट यूटिलिटी कंपनीज ज़रूर इंटरेस्टेड होंगे अगर कोई भी डिस्कॉम प्राइवेटाइजेशन के लिए आता है। सोर्सेज हमें कह रहे हैं कि टाटा पावर ऑलरेडी बिड के लिए इंटरेस्टेड है। हमने टाटा पावर से रीच आउट किया है। टाटा पावर ने अब तक हमें कहा है कि अभी वो कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। अगर ये पर्टिकुलर यूपी डिस्कॉम का अगर आप प्राइवेटाइजेशन टेंडर देखोगे तो इसका 49% यूपी स्टेट कंटिन्यू करेगा होल्ड करना और 51% प्राइवेट यूटिलिटी के पास जाएगा। और जितने भी ड्यूज़ है, याद रखिए डिस्कॉम्स के पास काफ़ी ड्यूज़ है और काफ़ी स्ट्रेस्ड एसेट्स भी होते हैं। यहाँ पे यूपी स्टेट विल कंटिन्यू टू ऑनर ऑल एब्लिगेशंस। सो जितना भी बैंक्स, NBFC, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जितने भी लोन के रिपेमेंट है वो कंटिन्यू होगा यूपी स्टेट के तरफ से। तो ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। याद रखिए, ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट होने के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है। ये एक पॉलिटिकली सेंसिटिव सब्जेक्ट भी है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर डिस्कॉम्स, तो काफ़ी टाइम लग सकता है। बट टाटा पावर इस वजह से आज फोकस में है। सोर्सेज के मुताबिक हमें समझ में आ रहा है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ यूपी डिस्कॉम, वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट स्टेट, में उनका इंटरेस्ट है। शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। गौरांग जी, टाटा पावर में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। साथ ही आप ठीक है, तो चार्ट चेक लेते हैं, फिर अमित जी से लेते हैं। टाटा पावर में तेज़ी है सर, आज देखिए 3.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। चार्ट्स का इंडिकेट कर रहे हैं। इनफैक्ट एनर्जी सेक्टर पे भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एनर्जी सेक्टर का कौन कौन सा स्टॉक आपको भी अच्छा लग रहा है?
जी, यहाँ पे अगर क्वालिटी स्टॉक देखा जाए तो टाटा पावर ही है और यहाँ पे एक हम बहुत ही डीपली ओवरसोल्ड लेवल से एक रिबाउंड देख रहे हैं। सपोर्ट लगभग इसका 350 का था, वहीं से हमने रिबाउंड देखा है। स्टॉक का लगभग ट्रेंड एमआ था 370 के आसपास। इस रिबाउंड में अगर वो क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 380 385 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। किसी की पोजीशन है तो एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट 359 का लगा के रखें फॉर टारगेट्स ऑफ 380। ओके, तो चलिए ये समय टाटा पावर पर व्यू। अब बात करते हैं मार्केट के बड़े ट्रेंड की, और हमारे साथ अब जुड़े हैं एएसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एसोसिएट डायरेक्टर संदीप बंसल। संदीप बंसल जी कैपिटल मार्केट में 19 साल का अनुभव रखते हैं। इससे पहले वो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के साथ भी काम कर चुके हैं। संदीप जी गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है मार्केट में इस तरीके की वॉलेटिलिटी एक वन वे रैली के बाद जो पिछले 3-4 महीने में आई है, वो एक अपॉर्चुनिटी है या एक साइन ऑफ थिंग्स टू कम? अनुज, हमें तो ये एक अपॉर्चुनिटी लग रही है। मार्केट्स अगर हम देखें लास्ट एक महीने में निफ्टी करीब 6% से करेक्ट कर चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप करीब 9-10% से करेक्ट कर चुके हैं। अर्निंग्स आउटलुक FY26 के 15 से 17% की ग्रोथ रहनी चाहिए। अगर हम FY25 की बात करें तो अर्निंग्स म्यूटेड रहे हैं और हमने सिर्फ 5% की ही ग्रोथ देखी है। अभी एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पिकअप करेगी यहाँ से। रूरल इंडिया में रिकवरी के ग्रीन शूट्स हमें कुछ साइंस लास्ट क्वार्टर में भी दिखे थे। रबी का क्रॉप अच्छा रहेगा और उससे हमें रूरल साइड में इकोनॉमी में मजबूती दिखेगी। अर्बन इंडिया में थोड़ा बहुत कंजम्पशन में हमने जो स्लो डाउन दिखा है, हमको लगता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग के पिकअप की वजह से उस चीज़ों में भी सुधार आएगा। ग्लोबल रेट कट साइकिल हुआ है इंडिया में, भले ही आरबीआई फरवरी में रेट कट करे या अप्रैल में रेट कट करे, द ट्रेंड इज क्लियरली ऑन द डाउनसाइड की रेट कट्स यहाँ से जल्द ही शुरू होने वाले हैं। इन्फ्लेशन हमें लगता है कि कंट्रोल में ही रहेगा। वेजिटेबल इन्फ्लेशन स्पाइक अप किया था, पर आने वाले समय में हमें लगता है कि इन्फ्लेशन भी कम होगा। प्राइवेट सेक्टर केपेक्स साइकिल का भी एक्सपेक्टेशन है कि वो भी पिकअप करेगा, बिकॉज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स जो हैं अक्रॉस इंडस्ट्री आर एट हेल्दी लेवल्स, जहां से टिपिकली प्राइवेट सेक्टर केपेक्स भी चालू होता है। ओवरऑल सेटअप हमें सब सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी में अच्छा लग रहा है और इसीलिए हमें लगता है कि ये यहाँ से मार्केट अच्छा ही रहना चाहिए। ये आपका जो ये व्यू था अभी, जिसमें मेरे ख्याल से जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु मैंने पकड़े, जिसमें आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन इज इन कंट्रोल, ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ रेट कट्स, देन आपने कहा गवर्नमेंट स्पेंडिंग यहाँ से बढ़ने की, और सिंस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो कंपनियों के हैं वो बहुत ही पीक लेवल पे है, तो कैपेक्स भी होगा उनकी तरफ से, प्राइवेट कैपेक्स। इस मद्देनज़र मैं जो अपना अगला प्रश्न ड्रॉ कर रहा हूँ सर, वो ये है कि प्राइस डैमेज भी इन सभी कंपनियों में हुआ है, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो कैपिटल गुड्स हों। सबसे ज़्यादा जो प्राइस डैमेज हुआ है वो उनमें से ये भी एक है। आप कितनी वरीयता देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे इन्वेस्टर के लिहाज से इन लेवल्स पर इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की? देखिए वीरेंद्र, हमारा ये मानना है कि इक्विटीज में वॉलेटिलिटी स्टॉक प्राइसेस में रहती है। वो इस एसेट क्लास का एक स्वभाव ही कुछ ऐसा है। लॉन्ग टर्म अर्निंग्स पोटेंशियल अगर हम देखें इन सेक्टर्स का, तो वो इंटैक्ट है। अगर हम ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि पूरा मार्केट करीब 15% प्लस की अर्निंग्स ग्रोथ करेगा नेक्स्ट ईयर, तो इनमें से काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो उनसे काफ़ी बेहतर करेंगे। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब सेक्टर्स की बात करें जहाँ पे गवर्नमेंट के पॉलिसी इनिशिएटिव्स भी काफ़ी रहे हैं और आगे जाकर भी रहने वाले हैं, तो हमें लगता है कि इनका लॉन्ग टर्म अर्निंग्स पोटेंशियल, जो इन सेक्टर्स की काबिलियत है एक अच्छा और हेल्दी अर्निंग्स डिलीवरी करने की, वो काफ़ी लंबे समय तक रहने वाली है। आपकी बात सही है कि इन ही स्टॉक प्राइसेस में हमें वीकनेस भी दिखी है। उसके कई सारे कारण रहे हैं। कुछ अर्निंग्स भी लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम आई है, प्लस गवर्नमेंट ने उतना खर्चा भी नहीं किया है जितना बजटेड था। इलेक्शंस, मॉनसून्स,
ये सब कई कारणों की वजह से स्टॉक्स में वीकनेस रही है फंडामेंटली, प्लस ग्लोबल अनसर्टेनिटी का भी एक इन्वायरमेंट रहा है। हमें लगता है ये काफ़ी सारी चीज़ें आने वाले कुछ टाइम में क्लैरिफाई हो जाएंगी और उनसे फिर जब अर्निंग्स भी आने लगेंगी तो मार्केट का कॉन्फिडेंस इनमें बढ़ेगा। संदीप जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। आपने बताया कि मार्केट का कॉन्फिडेंस आने वाले समय में बढ़ सकता है। सर मिड कैप को लेकर मेरा सवाल है, जब भी बाजार में तेज़ी देखने को मिलती है तो आज भी देखिए मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे थे, हालांकि थोड़ी सी गिरावट आई है अभी फिलहाल, लेकिन हरे निशान पर ही कामकाज कर रहा है। वैल्यूएशन वाइज मिड कैप सेक्टर में इंडेक्स में आपको कौन से स्टॉक्स अच्छे लगते हैं? राइट श्रेया, हमें सेक्टर्स जो पसंद आते हैं वो हैं मैन्युफैक्चरिंग का स्पेस पसंद है, ईएमएस का स्पेस पसंद है, पावर का जो पूरा इकोसिस्टम है, चाहे वो ट्रांसफार्मर्स हो, इक्विपमेंट सप्लायर्स हो, केबल्स एंड वायर्स सप्लायर्स हो, वो पूरा इकोसिस्टम हमें अच्छा लगता है। फार्मा का स्पेस वो भी हमें पसंद है और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की का जो सेगमेंट है वो भी हमें अच्छा लगता है। मिड कैप स्टॉक्स जो होते हैं वो टिपिकली हायर बीटा होते हैं, उनमें ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा रहती है और जब भी ग्रोथ नंबर्स मीट नहीं हो पाते हैं या कोई भी मैक्रो नेगेटिव न्यूज़ आती है तो स्टॉक प्राइस का रिएक्शन भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मिड कैप एज अ बास्केट में हाँ स्टॉक प्राइस का डैमेज भी ज़्यादा हुआ था, वो अब रिकवरी में थोड़े से चले भी ज़्यादा हैं, पर वो हमेशा ही होता है। देर आर सेगमेंट्स मिड कैप में जो हमें लगता है जहाँ पे अर्निंग्स में एक बड़ा बदलाव आया है लास्ट कुछ सालों में और आने वाले समय में भी हमें दिखेगा कि वो अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू रहेगी। उन बिजनेसेस में हमें लगता है स्टॉक प्राइस में स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी। जो मिड कैप स्टॉक्स अर्निंग्स डिलीवरी नहीं कर पाएंगे वहां पर हो सकता है कि वो स्टॉक प्राइस के लेवल्स मेंटेन ना रहें और वो रिकवरी में उनको जब तक उनकी अर्निंग्स नहीं आएगी तब तक वो स्टॉक प्राइस भी शायद ना रिकवर कर पाए। अच्छा, अर्निंग्स की बात हो रही है तो एक पॉकेट जिसने मार्केट को काफ़ी परेशान किया था वो थी कंजम्पशन स्पेस, चाहे डिस्क्रिशनरी हो या नॉन डिस्क्रिशनरी हो, और काफ़ी तो एक्सीडेंट्स भी रहे थे यहाँ पर। एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स, काफ़ी फॉलन एंजल्स हमारी मार्केट ने देखे हैं, हेवल्स जैसा एक स्टॉक एक और एग्जांपल होता है। इस स्पेस में अब आपकी इन्वेस्टर्स को क्या राय होगी? कंजम्पशन में स्लोडाउन के अनुज कई कारण रहे हैं। इन्फ्लेशन ने काफ़ी कुछ इनकम्स को डैमेज किया है, उससे कंज्यूमर की स्पेंडिंग कैपेबिलिटी कम हो गई है। थोड़े आरबीआई ने जो मैक्रो प्रूडेंशियल मेजर्स लिए और कंज्यूमर सेक्टर में जो लोन्स दिए जा रहे थे वहाँ पर भी हमने थोड़ा सा एक स्लोडाउन देखा है। प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जनरल थोड़ी सी वीक रही है, उसका भी कंजम्पशन पे एक इम्पैक्ट हुआ है। हमें अभी भी डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का जो स्पेस है वो अच्छा लगता है। जो ट्रेडिशनल एफएमसीजी या स्टेपल्स वाला सेक्टर है वो एक मिड सिंगल डिजिट का वॉल्यूम ग्रोथ सेक्टर है, वहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन का भी स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ 8 से 10% की रेंज में ही रहेगा और वैल्यूएशंस वहाँ पर अभी भी एज अ बास्केट 50 टाइम के पी मल्टीपल्स पे हैं। तो वहाँ पे हमें नहीं लगता है कि शेयर प्राइस अप्रिशिएशन का या रिटर्न्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है, पर डिस्क्रिशनरी वाला जो स्पेस है वहाँ पे वी बिलीव कि अर्निंग्स ग्रोथ डबल डिजिट में हो सकती है। वैल्यूएशंस वहाँ पर भी ऐसे सस्ते नहीं है, पर क्योंकि कंजम्पशन स्पेस में ओवरऑल इंडिया में वैल्यूएशन सस्ते रहते भी नहीं है, पर बिकॉज वहाँ पे डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ आएगी और एक लंबे समय तक आ सकती है एज कंट्री की इनकम लेवल्स और प्रॉस्पेरिटी लेवल्स इंक्रीज हो रही हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट्स या हमारी राय रहेगी कि उस सेगमेंट में इन्वेस्टर्स फोकस करें। पीएसयूज संदीप जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स निवेशक हैं, जब मैं कभी कॉलर शो करता हूं तो उनसे जब बातचीत होती है वो हायर लेवल्स पे ट्रैप्ड हैं। 2024 के मध्य तक आते आते या फिर आपके लीजिए जून तक आते आते बहुत चले थे स्टॉक्स एंड सडन कोलैप्स
एक बार चुनाव के नतीजे, उसके बाद बजट, फिर उसके बाद अक्टूबर में मार्केट ही कोलैप्स हो गया उस वक्त। अब अच्छा, इस बार हमने देखा कि रेलवे में थोड़ा धीमापन है, बहुत सारी निजी कंपनियों ने अपने रेलवे कारोबार को अलग किया, बेचा। अभी पीएसयूज पे आपका टेक क्या है? एक सेंसिबल अप्रोच क्या होगी? क्या आप अपने उन इन्वेस्टमेंट्स को जो इस वक्त 30-40% डाउन है, एवरेज आउट करना चाहिए क्या? तो पीएसयूज वीरेंद्र एक बड़ा वेरीड बास्केट है। इसमें बैंकिंग भी है, इसमें एनर्जी के भी स्टॉक्स हैं, पावर के भी स्टॉक्स हैं, अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर में डायनामिक्स अलग हैं। अगर हम ओएमसीज एज अ बास्केट की बात करें, वहाँ पे रिफाइनिंग मार्जिन्स काफ़ी कम हो गए थे। अब हमने देखा है कि रिफाइनिंग मार्जिन्स लास्ट 2-1 महीने से वापस उनमें मजबूती आई है। तो वहाँ पे अर्निंग्स सरप्राइज इस क्वार्टर में काफ़ी रहना चाहिए और काफ़ी सॉलिड अर्निंग्स ग्रोथ वहाँ पे आना चाहिए, जबकि स्टॉक प्राइसेस काफ़ी गिर चुके हैं उन लेवल से। अगर हम पावर साइड की बात करें तो पावर में हमने देखा है कि ऑर्डरिंग एक्टिविटी चालू हो गई है वापस। कंजम्पशन लेवल्स एज इकोनॉमिक एक्टिविटी पिक्स अप, पावर की डिमांड भी बढ़ेगी, तो जो वीकनेस हमने थोड़े टाइम पहले देखी थी वो रिवर्स करेगी और स्टॉक के वैल्यूएशन लेवल्स उस बास्केट में भी अट्रैक्टिव हो गए हैं। पीएसयू बैंक्स में भी सिलेक्ट पीएसयू बैंक्स हैं जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ हमें लगता है कि काफ़ी ठीक रहेगी, डबल डिजिट में रहेगी और ये एक लंबे समय तक रहेगी शायद, क्योंकि जब कॉरपोरेट केपेक्स साइकिल में एक पिकअप आएगा तो पीएसयू बैंक्स शायद उस लेंडिंग में आगे रहेंगे। तो उस दिशा से पीएसयूज में सिलेक्ट पॉकेट्स में लीडिंग पीएसयूज में इस प्राइस फॉल में हमें लगता है निवेशकों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस रखी पीएसयू सेक्टर के ऊपर। मेरा सवाल बहुत ही बर्निंग सेक्टर को लेकर है, क्विक ई कॉमर्स स्पेस को लेकर मैं सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। देखिए सर, जोमेटो की बात करें तो 2024 में डबल हो गया इसका शेयर प्राइस, लेकिन 2025 में एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेजेस का मानना है कि हालात उतने अच्छे रह नहीं सकते। साथ ही स्विगी जैसा स्टॉक डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, जेप्टो आईपीओ की तैयारी कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन स्पेस में देखने को मिल सकता है। आपकी क्या राय है? सुश्रेया, स्टॉक स्पेसिफिक तो हम बात नहीं कर पाएंगे। अगर हम स्पेस एज एन ओवरऑल की बात करें, ये एक बहुत ही एक्साइटिंग और हाई ग्रोथ सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी है, जहाँ पे एक अच्छे लेवल की ग्रोथ एक लंबे समय तक आती रहेगी। पर जैसे आपने राइटली कहा, ये स्पेस में काफ़ी नए एंट्रेंट्स भी आ रहे हैं। काफ़ी जो ई कॉमर्स के प्लेयर्स हैं उन्होंने भी अपने मॉडल्स ट्विक कर दिए हैं, वो भी क्विक कॉमर्स में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहे हैं। काफ़ी जो ट्रेडिशनल रिटेलर्स हैं वो भी इस सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया कि ये स्पेस एक लंबे समय तक ग्रोथ दे सकती है। तो इस सेगमेंट में हो सकता है कि डिस्काउंटिंग लेवल्स में एक पिकअप आए। इस सेगमेंट में ये हो सकता है कि कंज्यूमर्स को शायद ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज ये सब कंपनीज शायद सस्ते में या थोड़े डिस्काउंट में अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगी और इनकी जो मार्जिन ट्रेजेक्टरी एक्सपेक्टेड थी कुछ महीनों पहले तक ही, वो शायद अब ना आ पाए। इन स्टॉक्स में क्या हुआ कि इन्होंने अपने मार्जिन्स पे सरप्राइज किया जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पर अब शायद उसका रिवर्स भी हो सकता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कंपेटिटिव इंटेंसिटी। और क्योंकि ये सारे प्लेयर्स डीप पॉकेट्स वाले प्लेयर्स हैं, ये बोलना मुश्किल हो जाएगा कि ये कंपेटिटिव इंटेंसिटी कितने लंबे समय तक चलेगी। इसलिए ये स्पेस हमें बहुत अच्छा लगता है, पर बिकॉज ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व हम इसमें अभी वेट एंड वॉच मोड में हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत खुल के आपसे चर्चा हुई हर सेक्टर्स पे, स्पेस पे। आपके साथ लिमिटेशन है कि स्टॉक से बात नहीं कर सकते, बट स्टिल आपने काफ़ी इंसाफ किया सेक्टर्स के साथ अपनी टिप्पणियों में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। निफ्टी 23,196, अनुज न इधर गए न उधर गए, लौट के फिर वहीं आ गए जहां सुबह से चले थे।
बट थमे, क्या ये इम्पोर्टेंट? मुझे वो गाना याद आ गया, वो मेरे को लगा आप वो कोई मिल गया वाला गाना याद कर रहे हैं, इधर चला मैं उधर चला। नहीं वीरो, देखिए ऐसा है कि मार्केट ने आज एक चीज़ अच्छी की है, हायर लो बनाया है। 23,146 का लो है आज, और भले ही कुछ पॉइंट से ही सही, लेकिन कल के लो 23,134 से बेटर है। और अगेन कुछ पॉइंट से ही सही, लेकिन कल के हाई से 23,265 के मुकाबले आज का हाई 23,293। मुझे जिस कन्फर्मेशन की ज़रूरत थी आज टेक्निकली वो मिला है मुझे। अब मैं ये कहूँगा कि, और यूएस मार्केट फ्यूचर से भी ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं, थोड़ा सा एक, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ पर एक थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक कॉन्ट्रा लॉन्ग ट्राई करिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड है और आज काफ़ी दिनों के बाद मार्केट ने हायर हाई और हायर लो बनाया। कल तो खाली हायर लो बनाया था, आज हायर हाई और हायर लो बनाया है। और अगर क्या होगा, अगर आपका रिसेंट लो टूटेगा, 23,050 के करीब का वो लो था, अगर वो टूटेगा तो एक 150 पॉइंट के करीब का 140-150 पॉइंट का आपका रिस्क है, वो लगेगा आपका स्टॉप और आप बाहर हो जाएंगे। इससे बड़ा गैप डाउन नहीं होगा, ठीक है, तो क्योंकि एसक्यूज नहीं है। और अगर 23,350 आपने निकालना शुरू करा तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग बढ़ेगी, और कुछ नहीं तो जो मार्केट को एक बार वापस एटलीस्ट 10 डे तक ले जाए, और कुछ नहीं। इतनी ओवरसोल्ड है मार्केट, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर। लेकिन मेरा व्यू निफ्टी पर ही रहेगा। बैंक निफ्टी में हालांकि आपको ज़्यादा बैंक फॉर द बक मिलेगा, मतलब ज़्यादा अच्छे मूव्स मिलेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी में रिस्क भी उतना ही है। जो मैं कह रहा हूँ कि रिटेल थोड़ा दूर रहा अभी कुछ टाइम के लिए बैंक निफ्टी के लिए, उस पर मैं अभी भी कायम हूँ। इसके लिए मेरा ये मानना है कि 23,050 23,060 के आसपास के एक स्टॉप के साथ एक आप चाहें तो एक लॉन्ग ट्रेड कैरी करने की कोशिश करें। मार्केट ने साइन दिए हैं ये कि आप उसको कैरी करिए। स्टॉप लॉस लगा तो बैड लक, लेकिन अगर ये ट्रेड चली तो एक अच्छा आपका 3:1 के करीब का रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा यहाँ पर। चलिए अब यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम चेक लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक जो आज फोकस में है, सबसे पहले भारती एयरटेल। यहाँ डीलर्स को जो फंड फ्लोज है काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। उनको लगता है स्टॉक में 1-2 दिन मोमेंटम रहेगा, प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन रहेगा। इसके लिए 1620 और 1630 के टारगेट के साथ यहाँ वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें तो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स आज टेलीकॉम सेक्टर में खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा इंडियन होटल, ये स्टॉक क्लियरली आज एफएनओ का टॉप ट्रेडेड काउंटर है। बहुत अच्छे प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट क्वार्टरली अर्निंग्स के पहले स्टॉक में एक लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिल रहा है। और डीलर्स की अगर आप माने तो पोजिशनली 850 850 तक के टारगेट्स के लिए वो यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो दोनों इंडियन होटल्स और भारती एयरटेल पे डीलर्स आज खरीदारी की एडवाइस दे रहे हैं। ओके चलिए, तो ये इस समय भारती एयरटेल और इंडियन होटल्स पर डीलर्स की तरफ से राय। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के कोई ट्रेड लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और BTST STBT ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गावा सर, क्या कैरी करें कल के लिए? लॉन्ग साइड, और स्टॉक का नाम है AU बैंक। लगता है जो बेस बना हुआ है उसके ऊपर एक अपमूव मिलना चाहिए। 586 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 582 का स्टॉप लगेगा, ₹4 का। नियर टर्म टारगेट 600, AU बैंक। ओके, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक ये आपको अपना कैरी करेंगे। आज दोपहर से ही CNBC आवाज़ पे ये कई बार मंच पे शेयर किया गया। ये मेरे ख्याल से दोपहर में कॉल थी राजेश पालवी जी की, स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ प्रकाश सर का ट्रेड। अब चलते हैं राजेश सतपति जी के पास। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी देखिए, डाबर को मैं लेके जाऊंगा। तो रीजन यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखें तो ये नेकलाइन जो है ये करीबन 513 का है। 515 पर ये अटक रहा है पिछले 5 दिनों से। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक तो क्लैरिटी है कि चलो सपोर्ट तो ले रहा है। तो 510 के स्टॉप लॉस के साथ डाबर लेके जाएंगे। इसका कल का BTST का टारगेट 525 to 530 का होगा। ठीक है, सोनू जी आप क्या पिक कर रही हैं, STBT या BTST? श्रेया जी, यहाँ पे BTST रहेगा। ट्रेंड पे मेरा यहाँ पे BTST की सलाह रहेगी। फ्यूचर्स पे खरीदारी कर सकते हैं, 6400 के करीब यहाँ पे चल रहा है। थोड़ा सा जेनरस यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे 6200 का। टारगेट मुझे यहाँ पे 6800 लग रहा है, और पोजिशनली देखेंगे तो टुवर्ड्स 7000 दोबारा लग रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक आज फ्रेश लॉन्ग्स बने हैं। जितना यहाँ पे करेक्शन आया है, आज 6200 बेस को पकड़ते हुए यहाँ पे अग्रेसिव लॉन्ग्स बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये रिवर्सल पॉइंट है और यहाँ से टुवर्ड्स 7000 दोबारा नजर आ सकती है इस ट्रेंड पे। ओके, टुवर्ड्स 7000 वापस बढ़ता हुआ ट्रेंड। अमित जी, क्या कैरी करें? जी अनुज जी, मैं अपना 2 बजे वाला ट्रेड रिट्रेड करूंगा। मुथूट फाइनेंस, यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक सपोर्ट से स्टॉक एक पुलबैक के बाद फॉलिंग चैनल के ब्रेकआउट से बाहर आ रहा है। 2180 का प्राइस है, 2220 रुपए के टारगेट्स और लगभग 2160 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए अब एक बार बैन अपडेट लेते हैं जरा। जो स्टॉक्स बैन में आने की तैयारी कर रहे हैं, और 3 स्टॉक्स बैन में आने की तैयारी कर रहे हैं। आदित्य बिरला फैशन रिटेल 100% पोजिशनिंग,
कल्याण का कल्याण होने वाला है फाइनली 99% पोजीशन के साथ बैन में जाने की तैयारी, तो एटलीस्ट फ्रेश शॉर्टिंग नहीं होगी वहाँ पर। और मन्नापुरम 2 दिन के लिए बैन से बाहर आकर वापस 2 दिन का एक ही दिन शायद आज ही तो आया था बैन से बाहर, और 98% पोजीशन के साथ वापस बैन में एंट्री की तैयारी। वीरू के पास चलते हैं मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू जी हाँ, मार्केट ब्रेथ देखते हैं अनुज। कल थोड़ी सी मार्केट ब्रेथ अच्छी थी और कल करीब 128 लॉन्ग्स थे। आइए देखते हैं कि आज क्या है वहाँ पे सूरत हाल। इट्स 86 स्टिल, बट आज इवनली पॉइज्ड है। आज शॉर्ट भी है बाजार में। आपकी स्क्रीन पे 103 शॉर्ट्स हैं। लॉन्ग 86 टू 22 में शॉर्ट कवरिंग, 103 में शॉर्ट्स और 16 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। अगर आगे बढ़े, इन स्लाइड्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके समझाता हूँ कि कहाँ कहाँ पर BSE आज क्या शानदार मूव। मेरे ख्याल से अब ये अपने करियर के ये ऑलमोस्ट जो प्रीवियस हाई था, इसका ऑल टाइम हाई यहाँ पे क्लोज हुआ था 19 दिसंबर का, उसको टच करता हुआ। बाकी वोडाफोन आइडिया, पेटीएम, नाइका और HDFC AMC में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, लॉन्ग बिल्डअप हुआ। सेकंड स्लाइड में शॉर्ट कवरिंग, आरती इंडस्ट्रीज, ICICI लोम्बार्ड, अदानी ग्रीन, टाटा पावर और RBL बैंक, इनमें आज शॉर्ट कवरिंग थी। अच्छा मूव रहा। आरती मेरे ख्याल से ट्रेड्स में शामिल भी था इस पैनल के। बाकी कल्याण ज्वेलर्स कंप्लीट कोलैप्स, CG पावर, मैक्स हेल्थ केयर, M&M में आज प्रॉफिट टेकिंग थी। आई थिंक बिल्कुल शुरुआती टिक्स से विजिबल थी वो। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग हिंदुस्तान कॉपर में बायोकॉन, कॉनकॉर, कोरोमंडल इंटरनेशनल और टाटा स्टील। और एक बात और क्लियरली विजिबल है, मोमेंटम किन्हीं स्टॉक्स में अगर आप इक्का दुक्का को छोड़ दें, लाइक BSE, लाइक HDFC AMC, एक दिन परसिस्ट करता है लेकिन सेकंड डे कोलैप्स हो जाता है। अच्छा, शॉर्ट कवरिंग में जो स्टॉक्स गए उसमें एक स्टॉक और था, जोमेटो। आज अच्छा मूव था यहाँ पे। आज PSUs बास्केट में काफ़ी अच्छे खासे मूव थे। उसमें NTPC ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया। और मैं एक स्टॉक पे शायद जरूर जाते जाते राय लूँगा, प्लीज़ NTPC को लेके आइएगा। ये राजेश जी, अगर एक पावर स्टॉक कंसिडर करना हो, क्या कहना डॉक्टर साहब, प्लीज़ NTPC 321.50 पे ट्रेड करता हुआ 3.5% ऊपर। अनुज वीरू, चलिए अब कार्यक्रम के लास्ट लेग में एंटर कर रहे हैं और मार्केट का पंचनामा का टीज़र के लिए चलते हैं श्रेया के पास। श्रेया, बताइए किस किस्म के सवाल आए आज? जी, आज वोडाफोन पे आए सवाल, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुआ है स्टॉक, 6% तेज़ होकर अभी क्लोज के और बढ़ रहा है। क्या करना चाहिए सर? टिपिकल यूज़र नेम इसलिए रीड नहीं कर रही, हमारे व्यूअर हैं। लेकिन वोडाफोन पर सवाल है जी। वोडाफोन पर मेरा व्यू वही है जो पहले भी था कि हर रैली पर यहाँ पर अगर आप हायर लेवल पर फंसे हुए हैं तो अपनी पोजीशन कम करिए। देखिए श्रेया, इसमें 2 ही अप्रोच हैं, या तो ये करिए या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को राइट डाउन कर दीजिए एज एन ऑप्शन ट्रेड। कि मैंने एक ट्रेड ली थी, आपने जिस भी रेट पे ली हो, 16 रुपये पे, 17 रुपये पे, 18 रुपये पे, उतना कि मैं राइट ऑफ करने को तैयार हूँ। अगर चलेगा स्टॉक तो काफ़ी अच्छा चल जाएगा। इसमें हर कोई इतना फंसा हुआ है। अच्छा, इसमें रैली बन रही है वैसे पिछले 3-4 दिन में, और 7 के लो से करीब करीब 9 रुपये तक आया है स्टॉक। तो ऑब्वियसली कुछ 20-25% की रैली तो हुई है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। लेकिन मेरा व्यू वही है कि अगर आप फंसे हुए हैं स्टॉक में तो ये एक अप्रोच हो सकती है। वरना फिर जैसा मैंने कहा, आप इस चीज़ को मान के चलें कि बस अब मैं लेके बैठूंगा पूरा 2025, जो मर्जी न्यूज़ है। ये फिर भी एक बाइनरी ट्रेड है, या तो जाएगी सीधा 30 के ऊपर या वापस आ जाएगा 4 रुपये पर, 2 में से एक चीज़ होगी। तो अगर आप उस तरीके के अगर गैम्बल टेकर हैं तो वो गैम्बल आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक और सवाल राहुल जैन जी पूछ रहे बिरला सॉफ्ट पे, आज 1.5% करेक्ट हुआ है, क्या करना चाहिए? बिरला सॉफ्ट, देखिए बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी में काफ़ी वीक रहा है स्टॉक एक्चुअली। और कल भी आई थिंक हमारी बात हो रही थी ओंकार टंसाले से, तो उनसे मैंने जब सवाल पूछा था कि मिड कैप आईटी में आपको कौन सा स्टॉक एक आउटलायर लगता है जहाँ पर अच्छे मूव आ सकते, तो उन्होंने बिरला सॉफ्ट का ही नाम लिया था। लेकिन आप इसका 6 महीने का चार्ट देखिए बिरला सॉफ्ट का, एक ऐसा टाइम जहाँ पर मिड कैप आईटी का गंदे से गंदा स्टॉक आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देकर गया है, ये स्टॉक ने आपको 28% के नेगेटिव रिटर्न दिए। तो कुछ तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक मामला थोड़ा सा मतलब नेगेटिव ही लग रहा है। लेकिन खैर जो भी है, मेरा भी ये रहेगा कि स्क्रीन बहुत कुछ कहती है, इसके नंबर आने दीजिए, अगर अच्छे नंबर आए तभी लीजिए, वरना अवॉइड करिए। कोई बहुत ज़्यादा प्रीएम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 10% महंगा भी लेना पड़े ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉटरी या गैम्बलिंग करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, अब ये टीज़र था और कुछ ही देर में यानी कि 335 पर शेयर में जुड़ेंगे और मार्केट का पंचनामा लेकर आएंगे। अच्छा, मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़े इससे पहले आई थिंक वीरू शायद NTPC पर राजेश जी का व्यू चाह रहे थे। राजेश जी 30 सेकंड में अगर NTPC पर व्यू दे सकें तो।
अनुज जी, मुझे लगता है सुबह से आपने अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन किए हुए स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। 320 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, लेके जाइए। 316 का स्टॉप लॉस होगा। कल का इसका टारगेट 330 से 332 का होगा। मुझे लग रहा है कि शायद कल वीरू की टीम में भी शामिल होगा ये। वीरू है ना? अनुज, आज की तारीख पता है क्या है? मोमेंटम परसिस्ट ही नहीं कर रहा है। आज आप कल के वाई बिल्डअप पे विश्वास ही नहीं कर सकते। ट्रेंडिंग है ही नहीं ना, बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल नहीं, बहुत सही बात कही आपने वीरू, बहुत। और आई थिंक ये हमारे व्यूअर्स भी इस चीज़ को समझे तो अच्छा रहेगा कि काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें आज के मूव को आप एक्स्ट्रापोलेट ना करें कल के मूव पर। लेकिन खैर क्लोज की तरफ बढ़ते हैं। और मैं एक चीज़ कहूँगा, ये क्लोज अच्छी है। आज अगर आपने सुबह मुझे कहा होता कि ये क्लोज मिलेगी मार्केट में, ये लो होगा, ये हाई होगा और ये क्लोज होगा, दोनों हाथ से ले लेता है उसको। निफ्टी पर, बैंक निफ्टी में मैं फिर कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, लेकिन निफ्टी पर ये क्लोज अच्छी है। हायर लो बनाया है आपने, हायर हाई बनाया आपने और हायर क्लोज दिया है आपने। वो जो चीज़ मैंने कही है ना, अग्रेसिव ट्रेड अगर आप कैरी करना चाहें तो एक रिस्क है आपके पास बस, उसमें सिर्फ यूएस इन्फ्लेशन का। आज रात का यूएस इन्फ्लेशन का रिस्क है। तो अगर चाहें तो अपनी पोजीशन को हेज जरूर करके जाएं। उस हेज को आप सुबह सुबह निकाल भी सकते हैं, क्योंकि अगर यूएस की इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हॉट आ गई और अगर उसकी वजह से कहीं यूएस गिर गया तो वो थोड़ा सा एक दिक्कत वाला मामला हो सकता है। अदरवाइज़ प्योरली प्राइस पैटर्न के हिसाब से तो आज की जो क्लोज है वो ठीक ठाक है। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। निफ्टी करीब 40 पॉइंट ऊपर, 0.18%। बैंक निफ्टी ये भी 40 पॉइंट ऊपर। निफ्टी आईटी में शानदार रिकवरी थी आज कल की बड़ी गिरावट के बाद। ऑलमोस्ट 3/4% ऊपर था ये इंडेक्स। और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी ठीक ठाक मूव्स रहे। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.4% ऊपर था। इंटरडे में रेड में गया था लेकिन रिकवरी हुई। और स्मॉल कैप भी करीब 0.4% ऊपर था। एडवांस डिक्लाइन भी आज सुबह एक बार के लिए नेगेटिव हुआ था, लेकिन उसके बाद पूरे दिन एडवांसेस के फेवर में ही रहा। 1330 बढ़ने वाले शेयर, 1120 के करीब गिरने वाले शेयर। अब जरा एक बार सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं मार्केट का। और इसमें देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर है, फार्मा 1% नीचे था। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे जो बोला था उसका शायद इम्पैक्ट था। फिनेंशियल्स में हल्की सी गिरावट थी, एफएमसीजी में और ऑटोज़ में गिरावट थी। लेकिन तेज़ी कहाँ थी? पीएसयू इंडेक्स में तेज़ी थी 1.25% की। रियल एस्टेट इंडेक्स 1.25% ऊपर था। तो ये दो इंडेक्स थे जो स्टैंड आउट कर रहे थे, अपार्ट फ्रॉम आईटी और कैपिटल गुड्स। चलिए अब आ जाइए आप जरा निफ्टी के हीट मैप पर। निफ्टी के हीट मैप में सबसे ऊपर ट्रेंड 4% ऊपर आपको ट्रेंड दिखाई देगा। उसके बाद एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी, टेक महिंद्रा और कोल इंडिया। रिलायंस ने भी काफ़ी शानदार मूव्स दिखाए आज। और नीचे था आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील। तो कुल मिलाकर इनफैक्ट टुवर्ड्स द एंड एसबीआई ने अच्छे मूव दिखाए और उसने काफ़ी सपोर्ट किया मार्केट को। भारतीय में अच्छे मूव्स थे और इन्फोसिस अर्निंग से जस्ट पहले यहाँ पर भी अच्छे मूव थे। कुल मिलाकर वीरू मैं यही कहूँगा कि क्लोज जो है अच्छी है मार्केट के लिए, एक सूदिंग क्लोज है। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि मार्केट आपको लगातार 300 पॉइंट की रैली देगा, ऐसे नहीं होगा। टाइम लगेगा उसमें, थोड़ा कॉन्फिडेंस शायद धीरे धीरे ऐसे ही वापस आए। लेकिन आज की क्लोज को मैं एक अच्छी क्लोज कहूँगा। जय सूदिंग, आपने शब्द का इस्तेमाल किया, सूदिंग क्लोज, और थोड़ी संतुष्टि ये क्लोज डेफिनेटली दे रहा है एटलीस्ट निफ्टी के लिए। और निफ्टी आईटी करीब 350। बाकी ये रही बात आज की हाल की। आज बुधवार भी बीत गया, कल गुरुवार की बारी है। और गुरुवार की बात करूँ उससे पहले एक और बात की। जी हाँ, पंचनामा की खास पेशकश। आप थोड़े से एक विलंब के बाद अनुज के साथ जुड़ सकते हैं, शेयर के साथ जुड़ सकते हैं। CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी आपका प्रश्न निवेश ट्रेड से संबंधित है ज़रूर पूछें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में। तब तक के लिए